113 अरब डॉलर का मकरूज़ मुल्क जो है उसका असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो 2 करोड़ की गाड़ी में निकलता है 6 गार्ड के साथ ये चेक करने कि ये बेचारा ठेले वाला फ्रॉड कर रहा है नहीं कर रहा। कोई डिज़ाइनर है, कोई ई कॉमर्स वाला है या कोई फ्रीलांसर है, अगर मलेशिया जाना चाहता है तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? इन कुआलालंपुर में सिटी सेंटर में मस्जिद बनी हुई है, जुमे की नमाज़ पढ़ रहा हूँ मैं, आगे रश लग गया। तो मैं गया, मैंने देखा कि क्यों रश लग गया, अल्लाह खैर करे, तो वज़ीर आज़म साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं। मलेशिया में जो मिनिमम एवरेज है तनख्वाह जो होती है वो 1500 मलेशियन रिंगिट से स्टार्ट होती है। 1500 रिंगिट का मतलब तकरीबन $450। मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं तीसरे ईद को हफ्ते वाले दिन सुबह सुबह भागा हॉस्पिटल में कोई नहीं है यार। मस्जिद में बैठा हुआ था, मेरे उल्टे हाथ पे बंदा बैठा हुआ है, मिल रहा है। मेरे सीधे हाथ पे जो मलेशियन बैठा था, मैंने उससे पूछा भाई ये कौन है, ये सब जो उठ के मिल रहे हैं? उसने कहा यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। मैं भी उठ के मिल लिया। क्या 700 जूता रिंगिट। है, बंदे का जूता है यार। जी जी ये जी, मिलते कहाँ है? ये इंडोनेशिया में मिलते हैं, आप आइएगा इंशाल्लाह। ये तो बंदा खाने को भी तैयार है। वीज़ा के लिए, पासपोर्ट के लिए शादी ना की जाए। शादी अल्लाह का हुक्म समझ के की जाए कि अल्लाह का हुक्म है, निकाह है, सुन्नत अमल है, अल्लाह को हद से ज़्यादा पसंद है, इसलिए की जाए। अस्सलाम वालेकुम आज़ भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। सर फाइनली हमारी पॉडकास्ट में आप आ गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस वक्त आप ईद रमज़ान में कहते थे ना मुझे कि यार पॉडकास्ट करनी है, बड़ा डर लगता था, लेकिन फाइनली हम ईद के बाद ही कर रहे हैं। जी जी और आपकी जी। फ़्लाइट कब है मलेशिया की? अब मलेशिया में इस थर्सडे को वापसी जा रहा हूँ, दिस कमिंग थर्सडे 17 ठीक को। है। अच्छा बस भाई थोड़ा सा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, आप करते क्या हैं और अभी आजकल आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं और कहाँ रहते हैं? तहसीन भाई, मैं मलेशिया में रहता हूँ और पिछले 18 साल से वही मुकीम हूँ मलेशिया में। 2006 से। और वैसे तो डिग्री है मेरे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, ऑनर्स डिग्री है, और मलेशिया से भी है, और एक अवॉर्डेड बाय स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी यूके की डिग्री है। और कंसल्टेंट हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है। जो लोग अपनी कंपनीज मलेशिया में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली ऑफशोर जोन में, जो फ्री जोन में, तो उसकी मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि मैं खुद ऑफशोर में रहा हूँ, ऑयल एंड गैस में रहा कुछ अर्सा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रहा। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है तो वहीं के लिए जो है वो मैं सर्विसेज देता हूँ। आपने अपनी कंपनी खोलनी है, आपको किसी ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत है, आपको स्कूल बनाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैंक खोलना है, आपने एश्योरेंस, रीएश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनीज आपने बनानी है, उसमें भी असिस्ट कर सकते हैं। बाकी फिर नॉर्मल दर्जे में ई कॉमर्स की कंपनीज होती हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग कंपनीज है, जनरल ट्रेडिंग कंपनीज हैं, आईटी सर्विसेज हो गई, अकाउंटिंग सर्विसेज, बैकरूम प्रोसेसिंग, पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन सब की एक सर्विसेज। काम करते ना, ऑल इन वन सोल्यूशन कर लेते ना, तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल इन वन जी सोल्यूशन। जी जी, तकरीबन ऑल इन वन। कितना अरसा हो गया आपको मलेशिया में? मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं। पूरी जवान हो गया यानी कि आप मलेशिया में। जी, जवान था, आपकी तरह हैंडसम हुआ करता था मैं। जी। तो अभी 18 साल में तो जवानी हो गई ना, जी पूरी जी, हो पूरी गई। पूरी कंप्लीट हो गई है। जी जी जी, हो गई है। और वही रिहाइश है? जी, वहीं रिहाइश है, कुआलालंपुर में रिहाइश है, वहीं पे ऑफिस है। सही। जी। अभी एजुकेशन आपकी कितनी, आप बता रहे थे मुझे, स्किप एजुकेशन कर की गया। डिग्री है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, और कोई ख़ास एजुकेशन नहीं, लेकिन वैसे 25-30 सर्टिफिकेशंस अलग अलग की हुई हैं। प्रोफेशनल मेंबर भी हूँ मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का, इसी तरह सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर भी हूँ, इसी बॉडी का प्रोफेशनल मेंबर भी हूँ, प्रोफेशनल मेंबर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी हूँ, और अलग अलग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, फाइनेंसिंग के इससे रिलेटेड ऑफशोर जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ चंद कोर्सेज किए हुए हैं। जी। आपसे मेरी पहले भी बात हुई है। मैंने असल में आपका पॉडकास्ट देखा था, आई थिंक ई कॉमर्स के उससे समथिंग था, मेरे ख्याल से सनी अली के साथ था, आपका जी रहा था। जी उनके साथ आपका एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, उसमें आप कुछ चीज़ें बता रहे थे कि मलेशिया में बिजनेस ऑन करने से रिलेटेड। तो ये समथिंग सिमिलर उसी का आप अभी डिस्कस करना चाहते हैं क्या? जी जी, बिल्कुल वही सर्विसेज हैं, सेम सर्विसेज हैं, सेम चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने एक्सपेंड किया है, तो हमने इंडोनेशिया को भी अपने पोर्टल पे लिया है। तो इंडोनेशिया के लिए भी सर्विसेज, हम सेम सर्विसेज इंडोनेशिया के लिए भी देते हैं। इनकॉर्पोरेशन क्या शुरू करूँ पहले आपसे, मुझे बताएं, मैं इंडोनेशिया पे पहले डिस्कशन करूँ, जैसे आपको मलेशिया से आसानी लगे, डिस्कस मलेशिया करूँ? भी कर सकते हैं, इंडोनेशिया को भी कर सकते हैं, मलेशिया भी अच्छी जगह है। चले फिर हम मलेशिया से शुरू करते हैं ना। जी चले, अब सबसे आसान बेसिक सवाल है बिल्कुल। मलेशिया में मुझे अपना बिज़नेस ऑन करना है, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाया है, मैं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर हूँ, मैं अपने एरिया से लेता हूँ, या कोई डिज़ाइनर है, मैं तो खैर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर, कोई डिज़ाइनर है, कोई ई कॉमर्स वाला है या कोई फ्रीलांसर है समथिंग, तो वो अगर मलेशिया जाना चाहता है एज अ बिजनेस, जी। तो अब उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? और समथिंग हाँ, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर आप उसको कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं, स्टूडेंट की सर्विसेज हम नहीं और देते, स्टूडेंट नहीं कर रहे, स्टूडेंट तो की चले सर्विसेज तो वो तो
जी स्किप हो गए। जी। अब बिजनेस रिलेटेड अब बताएं कि वो कैसे वहाँ आ सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर तहसीन भाई सकते हैं? दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो जैसे आपने बिजनेस की बात की तो लाजमी सी बात है कि वो अपना बिजनेस सेटअप करके वहाँ पे जाएगा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो जॉब वाले लोग हैं वो तो अपनी जो स्किल सेट्स हैं उसके मुताबिक जॉब अप्लाई करेंगे, कंपनी वहीं से वीज़ा इशू करती है, आप सीधा सीधा ऑन जॉब मतलब चले जाते हैं। बिजनेस के लिए वो जाएगा तो वो बहुत आसान है, पाकिस्तान से ही या दुनिया भर में जहाँ पे भी वो मौजूद है वहीं से ही वो अपना कंपनी सेटअप करता है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करता है और अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है और बस वो वहाँ चला जाता है। सिंपल सा प्रोसीजर है। कोई मलेशिया जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मैं आपको बताऊँ, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 12वें नंबर पे आता है दुनिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई मंथली रिपोर्टिंग्स नहीं है। आपने कंपनी खोली है, चंद उसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो काफ़ी डिटेल अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल में भी चला जाऊंगा कि क्या क्या चले जाए, डॉक्यूमेंटेशन मसला उसकी नहीं है। होती है। कंपनी खोलने के लिए हर बंदे को 5 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। एक तो उसके ठीक है, पासपोर्ट की कॉपी होती है, ठीक है, एक जहाँ पे भी वो रहता है उसका यूटिलिटी का बिल होता है, डिटेल सीवी होती है उसकी। डिटेल सीवी का मतलब ये है कि भाई मैंने कहाँ से एजुकेशन कंप्लीट की, इदारे का क्या नाम था, क्या डिग्री का टाइटल था, किस ईयर में कंप्लीट की, कहाँ पे मैं काम करता हूँ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कंपनी का नाम क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, कब से कब तक काम कर रहा हूँ, किस लोकेशन पे, ये डिटेल सीवी होती है। फिर तीसरी चीज़ जो है वो आपका बैंक अकाउंट मेंटेनेंस कंफर्मेशन लेटर चाहिए होता है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पूरे मलेशिया की मैं बात नहीं कर रहा। मलेशिया में दो अथॉर पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मलेशिया में दो अथॉरिटीज़ है जहाँ पे ठीक आप है, कंपनी खोल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस तरह मलेशिया में हमारे पास है कंपनीज कमीशन ऑफ मलेशिया। ठीक है। इसके इसी से रिलेटेड दूसरा इसकी एक अथॉरिटी है, उसको कहते हैं लबवान फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी। तो हम खाली फ्री जोन में लबवान फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के अंडर में सर्विसेज देते हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, बिजली का बिल और बैंक अकाउंट यूटिलिटी का बिल और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो इस वजह से इम्पोज की गई है ताकि वो ये देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड चेक में ड्यू डिलिजेंस होती है कि आप किसी इकोनॉमिक फाइनेंशियल फ्रॉड में तो इन्वॉल्व नहीं है और आप जो एड्रेसेस बता रहे हैं वो ठीक है। उनके पास अपने वर्ल्ड चेक के सिस्टम होते हैं, कंप्लाइंस की टीम होती है, ठीक है, तो वो चेक करते हैं। ये चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं, ये सबसे पहला स्टेप है। सीवी हो गया, यूटिलिटी का बिल हो गया, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर हो गया, पासपोर्ट की कॉपी हो गया। और अथॉरिटी को एक रेफरेंस लेटर चाहिए होता है। कोई भी दुनिया की एक कंपनी अपने लेटर हेड पे ये लिख कर देती है कि मैं तहसीन भाई को जानता हूँ, जान तहसीन भाई बहुत अच्छे इंसान है, इसको आप गुड कंडक्ट कह लें, रेफरेंस लेटर कह दें, कोई भी इसको नाम दे दें, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और जब ये आप प्रोवाइड करते हैं उसकी बेस पे हम उसके फॉर्म्स वगैरह को फिल करते हैं। मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन, कॉन्सेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर रेजोल्यूशन, जो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं, आप उन पे साइन करते हैं, हम उसकी लॉजमेंट करते हैं और 1 वर्किंग डे से 3 वर्किंग डे के अंदर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ये एक 4 डॉक्यूमेंट बताए ना, जी 5वाँ जी 5 डॉक्यूमेंट, सीवी हो गया आपका, सीवी हो गया, यूटिलिटी का बिल हो गया, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर हो गया, रेफरेंस कह लें उसको। रेफरेंस लेटर, सीवी हो गया, यूटिलिटी का बिल हो गया, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर हो गया, पासपोर्ट की कॉपी हो गई और रेफरेंस लेटर। सही है। ये 5 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जी। यूटिलिटी बिल तो फिर यूटिलिटी भी कोई भी आपकी जहाँ पे भी आप रहते हैं। बैंक अकाउंट से रिलेटेड ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, कितना बैलेंस चाहिए होगा या नहीं नहीं, बैलेंस नहीं चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप बैंक स्टेटमेंट दें कि कितना बैलेंस है। बैंक अकाउंट क्या, आपका बैंक अकाउंट है। बात, दैट्स इट। जी जी, बस और दैट्स इट। कैपिटल रिक्वायर्ड भी तो होगा। कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। लबवान फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के अंडर में किसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए और अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए अच्छी बात यह है कि आपको पूरे मलेशिया में किसी लोकल पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। ठीक कोई है, भी मलेशियन आपको नहीं चाहिए, आप अकेले मालिक हैं कंपनी के, फॉरेनर। सही आप है। अकेले एज अ फॉरेनर बीइंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर आप अकेले कंपनी कर सकते हैं। आपको किसी पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 रुपया भी नहीं चाहिए तो आपको। खोलने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे कुछ। खोलने के लिए तो वो इनकॉर्पोरेशन फीस जो है वो आप फीस वो पे क्या, तो वो करते हैं। कितनी है तकरीबन? और फीस जो है वो 3-3.5 हज़ार डॉलर तक इनकी फ़ीस होती है। अलग अलग जो लाइसेंस सेक्रेटरी जो चार्ज करते हैं, ये और उसकी फ़ीस। ईयरली फिर टैक्स जो पे करना होगा? अच्छा, टैक्स जो है वो तहसीन भाई टैक्स की अलग अलग कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, एक हाँ, तो पर्सनल टैक्स होता है और एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है। ठीक है, पर्सनल टैक्स जो है ना वो तो फ्लैट रेट्स हैं, उनके स्केल्स हैं कि फर्स्ट 32-33,000 मलेशियन रिंगेट की इनकम के ऊपर आपको ये टैक्स है। फिर उसके ऊपर 50,000 रिंगिट अगर आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम है तो आपका ये टैक्स है। अगर आप 10,000 रिंगिट पर मंथ आपकी तनख्वाह है और 1,20,000 रिंगिट की एनुअल ग्रॉस इनकम है तो उसके ऊपर ये टैक्स है। मलेशिया की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि क्या है। मलेशिया की सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे रिलीफ्स बहुत है।
मेरी तनख्वाह अगर अज्यूम करता हूँ मैं 10,000 मलेशियन रिंगिट है, ठीक है ना, पाकिस्तानी 6 लाख रुपए बन गई, 1,20,000 रिंगिट ठीक है। सालाना मेरी एनुअल ग्रॉस इनकम बनी। तो अब मेरा टैक्स जो है ना 1,20,000 रिंगिट की एनुअल ग्रॉस इनकम पे नहीं लगेगा। वो मुझसे पूछेंगे टैक्स वाले, भाई शादीशुदा हो? हाँ भाई शादीशुदा हूँ मैं, तो वो मुझे 9,000 रिंगिट का रिलीफ देंगे। ये एक फिक्स रिलीफ है फिक्स है। उन्होंने दिया हुआ है। अब जो टैक्सेबल इनकम मेरी बनी वो 1,11,000 रिंगिट की बनी। बच्चे हैं, जिसके जितने बच्चे होते हैं 18 साल से छोटे, उन सब बच्चों के ऊपर 2-2 हज़ार रिंगिट का रिलीफ। तो ठीक है। किसी का एक बच्चा है, किसी के 2 हैं, 4 हैं, तो उन सबको 2-2 हज़ार रिंगिट। फिर एक अमाउंट निकलती है, फिर वो टैक्सेबल इनकम बनी। वो बोलते हैं आपने कोई लैपटॉप खरीदा, हर साल गवर्नमेंट आपको 2,500 से 3,000 रिंगिट का रिलीफ देती है कि अगर आपने लैपटॉप खरीदा है तो आप क्लेम करें, मतलब वो रिलीफ हो गया आपका। मोबाइल फ़ोन का 2,500 रिंगिट का रिलीफ देते हैं। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर 8,000 रिंगिट तक का आपको रिलीफ दिया जाता है। 100% आपकी टैक्सेबल इनकम ख़त्म हो जाती है, आपको ज़िंदगी में 2 उम्रे का रिलीफ दिया जाता है। अच्छा, मज़े की बात क्या है, सबसे अच्छी बात जो मलेशिया की है वो ये है कि अगर मेरा टैक्सेबल इनकम बनी 50,000 रिंगिट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है 3,000 रिंगिट, तो अगर हम्म। मैंने उस साल ज़कात दे दी होगी तो वो ज़कात अगर 3,000 रिंगिट दी होगी मैंने, तो वो पूरा का पूरा टैक्स में से माइनस हो जाएगा। मतलब फिर आपको टैक्स नहीं करे, वो ज़कात को प्रमोट करता है मलेशिया। यानी कि अगर मेरा टैक्स बन रहा था समथिंग 1 लाख रुपए का आफ्टर जी नेट इनकम, यानी कि सारे एक्सपेंसेस जी हटाएंगे, जी उसमें तो 2.5% मैं ज़कात पे भी दे सकता हूँ, इज इट? जी जी, आपने अगर उस फाइनेंशियल ईयर में दे दी होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी 2024 में हम्म। अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, अच्छा मेरे ऊपर 5,000 रिंगिट का टैक्स बना, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का टैक्स बना। अब अगर मैंने क्योंकि 2024 में जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो 2023 का कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, उस साल अगर पिछले साल मैंने कोई भी ज़कात दी होगी तो मैं उस 5 लाख में से माइनस कर दूंगा। तो टैक्स मेरा बिल्कुल ही, अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए टैक्स बना था, 50,000 ज़कात दी हुई, तो खाली 50,000 फिर आप टैक्स पे करेंगे। ठीक है। और अगर आपने 1 लाख ज़कात दे दी होगी तो पूरा का पूरा टैक्स ही ख़त्म हो गया आपका। अच्छा, स्लैब्स वही यूएसए बेस ही इस तरह का स्लैब्स बना हुआ जैसे यूएस में स्लैब्स बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो खैर बिजली के बिल में है स्लैब्स। आपको पता है? अब आए आप नहीं, अपने मुझे से? आइडिया नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ ना बिजली के बिल में स्लैब है। अगर आपने 100 यूनिट किए तो डिफरेंट होगा, 300 यूनिट यूज़ किएंगे तो डिफरेंट हमें बिल पे करना पड़ेगा, सही। और अगर हमने 1000 यूनिट यूज़ किया तो हमें ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पे केसी वालों ने ये सब सिस्टम रखा हुआ है। कह रही है, तो मैं एक ऐसी ही बात कर अच्छा, रहा था। वहाँ पे बड़ी सी बात है, आपने की इसी की बात की, मैं बताऊँ कि कहने को तो सो कॉल्ड हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, मलेशिया इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, मलेशिया एक नॉर्मल मुल्क है, लेकिन वहाँ पे भी फाइनेंशियल पेनल्टीज़ नहीं है। जैसे इस्लाम में फाइनेंशियल पेनल्टी अलाउ नहीं होती, हम्म। तो वहाँ पे अगर आप बिजली का बिल इस ड्यू डेट तक नहीं देते वो बढ़ता नहीं है, वो बढ़ेगा नहीं, वो नेक्स्ट बिल के साथ आ जाएगा, लेकिन वो कंपाउंड या इंटरेस्ट उस पर नहीं लग रहे। वहाँ पे 0% इंटरेस्ट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स करा लें, आप जो है 0% इंटरेस्ट। ये मैं आगे जाके सवाल करने वाला हूँ, जैसे स्टार्टअप जो है, चले भी कर लेते हैं स्टार्टअप के ऊपर भी, तो फिर ये कोई फैसिलिटी दे रहे होंगे ना? क्योंकि मैंने कहीं कुछ गूगल रिसर्च करा तो उस पर भी था कि कुछ इनिशिएटिव करते हैं, कुछ आपको छूट देते हैं 1 साल की टैक्स के ऊपर। कोई इस तरह का कोई सीन है इन लोगों का तहसीन स्टार्टअप के भाई, ऊपर? बहुत सारे इनके प्रोग्राम्स हैं, जैसे मलेशिया टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है, फिर इनका मलेशिया डिजिटल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, ये अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं। इन अथॉरिटीज़ ने अलग अलग प्लान्स निकाले हुए हैं, जिसके अंडर में अगर आप फॉल करते हैं या आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो खाली आपको रिलीफ नहीं देते, 1-1 मिलियन रिंगिट की, 5-5, 6-6 करोड़ की मिनिमम स्टार्टिंग, या उससे कम भी, उससे ज़्यादा भी ग्रांट्स भी आपको दी जाती हैं। आपके पास कोई आइडिया, हमारे मलेशिया में अगर आप जाते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड, तो टोल प्लाजाज लगे होते हैं। हर टोल प्लाजा के पीछे जो है ना एक कैमरा लगा होता है, और कैमरे के पीछे एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, कार एक्सट्रैक्शन नंबर प्लेट के नाम से। ये पाकिस्तानियों का बनाया हुआ है। तो जब इन्होंने ये सॉफ्टवेयर उस बनाया था तो मलेशियन गवर्नमेंट इनको ग्रांट दी थी। तो इस तरह के आपके पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया है तो मलेशियन गवर्नमेंट ग्रांट देते हैं। वो तो चाहते हैं कि भाई दुनिया के जो टॉप टैलेंटेड लोग हैं ना, जो भी टैलेंट है आपके पास, आप आ जाओ, हम रिटेन कर लें आपको, आपको ग्रांट्स देंगे, आपको ऐसे ऐसे वीज़ाज़ देंगे कि आप कहीं नहीं जाओ भाई, तहसीन भाई आप इधर ही रहें। अच्छा, चलें। आजकल पॉडकास्टर बहुत आ रहे हैं ना, जी, एक ट्रेंड चला हुआ है। तो मलेशिया में अगर कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहे, या मुझे मेरे हिसाब से बता दें, अब तहसीन भाई कर सकते हैं बिल्कुल, पॉडकास्ट तो का क्या क्या आपका। बेनिफिट बनेगा ऐसे ही? वो बेनिफिट का तो मुझे नहीं पता, नहीं पॉडकास्ट का क्या क्या है वो क्या तो। ईज ऑफ डूइंग हो जाएगा हमारे लिए? तो बहुत सारे लोग हैं, मैं मुझे सोच लगता है रहा हूँ थोड़ा कि आपको यार। लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी या तो टारगेट मार्केट जो होगी वो डिपेंड करता है या तो पाकिस्तानी है
या फिर फॉरेनर्स आप किन को हाँ, टारगेट कर लैंग्वेज रहे का हैं। मसला आएगा फिर। हाँ, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कि आपको वहाँ इंग्लिश नहीं होती इतनी ज़्यादा? नहीं नहीं, इंग्लिश होती है। 97% मलेशियंस इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। 97% मलेशिया जो है वो इंग्लिश समझता है, बोलता है, लेट कम्युनिकेट कर अज्यूम सकते हैं। करते हैं कि बस मैं आपसे बात हुई, आपने कोई बताया कि 3-3.5 हज़ार डॉलर लगेंगे, मैंने कहा यार अब प्रोसेस करें, अब मैं आता हूँ और वो पॉडकास्ट ही करनी है मुझे, एक प्री डेमो एजम्पशन करते हैं। तो वहाँ पे फिर आराम से हो जाता है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। या नॉर्मली चलो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एक तो ये पॉडकास्ट का भी हो गया, या नॉर्मली लोग अगर जाते हैं, जैसे मैं जज्बाती हो गया आपसे सुनने के बाद, मैंने कहा यार मलेशिया में कंपनी खोलनी है, लोग कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं उस वक्त? मिस्टेक ये करते हैं कि बहुत सारे हमारे, क्योंकि डेली बेसिस पे जैसे मैं हम्म। कंसल्टेंसी करता हूँ, लोगों से मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है, कि उनके पास कोई प्लान नहीं होता, प्रॉपर रिसर्च नहीं होती कि हाँ यार बस इतना खर्चा चले जाते, वो पूरा कैलकुलेट नहीं करते कि भाई क्या होगा, बच्चों की स्कूलिंग क्या होगा, रहना खाना पीना, बिजली पानी इंटरनेट, आना जाना, कंपनी के रिन्यूअल की कॉस्ट कितनी है, भाई कंप्लाइंस के क्या इश्यूज़ हैं, हमें ऑडिट करवाना होगा नहीं कराना, टैक्स कितने कितने आ सकते हैं, किन किन उसमें फॉल करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी वो मिस्टेक करते हैं। और जज्बात भी तो नहीं, हालात ऐसे हैं कि लोग निकलना चाह रहे हैं, तो वो बस ठीक है भाई कितने पैसे हैं बता दें, ट्रांसफ़र कर दें, और अल्लाह जज़ाए खैर दे ऐसे लोगों को जो बगैर मिले ऑनलाइन हमसे मीटिंग करके पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं भाई, आ जाते हैं। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा अन्ना पैसा है वो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास रिलोकेट करना चाह रहे हैं और किसी फॉरेन कंट्री पे अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, तो लोगों की बातों पे एतबार कम करें, थोड़ी सी रिसर्च करें। और रादर देन इतने हज़ारों डॉलर और पूरी फैमिली के साथ रिलोकेट होने से पहले ये है कि भाई एक विज़िट वीज़ा लें, 1 महीना जाएं, चक्कर लगाएं, घूमें फिरें, स्कूल्स जाके देखें, स्कूल्स के साथ मीटिंग करें, भाई क्या कुरिकुलम पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा सिटी स्कूल का बीकन हाउस का पढ़ा हुआ है, आपके मले सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो सकता, आपका सिस्टम ज़्यादा ऊपर है या हमारा सिस्टम ऊपर है। तो वो फिर रिसर्च करने से आसानी है, मामला थोड़ी सी फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन आप ले लें तो आसानी हो जाती है। आप ये सजेस्ट करो कि कम से कम 1 महीना वहाँ आके स्टे करें, बहुत खाए अच्छी बात पिए है, और करें, घूमें घूमें फिरें। फिरें, आप देखें, अल्लाह अकबर, आप बोलेंगे यार क्या मुल्क है यार, क्या ज़बरदस्त। जी। और सबसे पहले सवाल तो फिर वही आता है ना, कितने पैसे चाहिए होंगे भैया, बजट कितना चाहिए होगा, और एरिया किस एरिया में रुके, आप क्या रिकमेंड करते हैं? और तहसीन भाई ये डिपेंड करता है किसी भी एरिया में रुक जाए। मैं आपको बताऊँ, पिछले 18 सालों में मैं अगर 100 दफ़े एक पहाड़ पे गया हूँगा देखने के लिए, या समंदर पे जाता हूँगा, या एक सड़क से गुजरता हूँगा, तो शायद 100 की 100 दफ़े मैं बोलता हूँ यार अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह की शान है यार, क्या खूबसूरत जगह है, क्या साफ़ सुथरा, बड़ा ज़बरदस्त है। किसी भी एरिया में रुक जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा ये एडवाइस करता हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम, थोड़ा सा मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मले डोमिनेटिंग एरिया हो कंपेयर टू चाइनीज़ डोमिनेटिंग एरिया वो ना हो, तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस में रिलीजन के उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती मैंने है। आपको एक प्री डेमो क्वेश्चन दिया था ना, क्या मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जी तो लेट्स आप पूरा इसका मुझे बताएं, सजेस्ट करें कि यार मैं क्या करूँ पहले। मतलब पहले आपने कहा कि 1 महीने में रुक लूँ, जी और आपने डॉक्यूमेंटेशन बता दी मुझे, ठीक है। जी। उसके बाद आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यार मुझे पॉडकास्ट करनी है, तो मैं वहाँ जाके पहले चेक कर लूँ कि मुझे किसके साथ करनी है, वहाँ का डेटा एनालाइज कर लूँ, या जी इंटरनेट के ऊपर ही मुझे सारा डेटा मिल जाएगा? नहीं नहीं, इंटरनेट का डाटा नहीं मिलेगा मेरे पास। लोग पूछते हैं भाई ये तो 3% में टैक्स फॉल करती है, मैं कहता हूँ किसने कहा भाई, वो गूगल बता रहा है, वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं, मैं कहता हूँ भाई ये जो गूगल बता रहा है ये तो 2021 में फेडरल गैजेट आया था, अभी ये चेंज हो गया, अभी सर्टेन सिर्फ ये स्पेसिफिक बिजनेस कंपनीज जो हैं, नेचर ऑफ बिजनेसेस वाली, ये 3% में फॉल करती हैं, और आप जो है वो 24% में। तो ये जो गूगल का डाटा है तो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। बेहतर यही है कि किसी कंसल्टेंट से, जो अगर टैक्स के मामलात हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी कोई मामलात हो, कंफ्यूज ना हो। पहले तो एक तो ये है कि अगर अकाउंट्स का सवाल है तो वो किसी अकाउंटेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल बंदे से किया जाए। टैक्स की बात है, जो टैक्स कंसल्टेंट हो उससे किया जाए। लीगल मामलात हो तो किसी लॉयर से मशवरा किया जाए। तो इसी तरह कोई भी प्रोफेशनल उठा के उससे मशवरा करके, या फिर चले जाएँ वहाँ पे और जाके देख के फिर जो है वो फैसला किया जाए। अच्छा, सेम कंपनी अगर मेरी यहाँ चल रही है, मैं कहता हूँ डिजिट ईएमवी के नाम से, तो सेम मिल जाएगी वहाँ मलेशिया जी में? जी, सेम अगर नेम अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगी, बिल्कुल कोई उसके इशू आगे नहीं वो है। क्या लगाते हैं कुछ उसके आगे जो है ना वो अच्छा, मलेशिया में जो नॉर्मल मलेशिया है, जैसे ये पाकिस्तान में नॉर्मल कंपनीज है एसीसीबी के अंडर में, हाँ हाँ। तो ये प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। अगर कोई लीगल केस हो रहा है, कोई लीगल आपके ऊपर हो रहा है, तो आपके पर्सनल एसेट्स को वो नहीं लेते, वो कंपनी की हद तक आपकी लाइबिलिटी रहती है। तो इसी तरह वहाँ पे भी प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में मले में लगाते हैं, जिसको एसडीएन बीएसडी कहते हैं, सिंदीरियन बरहात। बरहात लिमिटेड होता है और ये एसडीएन जो है वो प्राइवेट होता है।
लेकिन हमारी लबवान में जो कंपनीज खुलती हैं उसमें वो खाली लिमिटेड का वर्ड यूज़ करते हैं। होती वो लिमिटेड लाइबिलिटी है, उसकी नेचर एलएलसी की ही तरह है, लेकिन वो लिमिटेड का वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब आप इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं, आपने बोला डिजिटल ईएमबी हाँ। एलटीडी, तो जब आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आएगा तो डिजिटल ईएमबी एलटीडी लिखा हुआ आएगा। अगर आप लिखेंगे डिजिटल ईएमबी लिमिटेड तो पूरा LIMITED लिखा हुआ आएगा। हालांकि चीज़ सेम है, लेकिन अच्छा माज भाई, एक बात बताएं, बैंक फाइनेंस की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? जैसे यहाँ पे समथिंग हमें अभी 21% तक देना पड़ रहा है कि जब हम उसे टेक आउट कर रहे हैं, तो बैंक को हमें कितना परसेंटेज इन एंड आउट है वहाँ पे? अच्छा, वहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3 to 4% है पर एनम। लेकिन बीइंग अ फॉरेनर आप ये भूल जाएं कि आपको फाइनेंस मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर आप नए हैं, आपका कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, कोई इन एंड आउट बिजनेस मूवमेंट नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि ठीक है। 3 to 4% है वहाँ पे जो अच्छा, इंटरेस्ट कभी रेट्स है। एक वैसे ही बात करो, हमारा एक मसला है बहुत ज़्यादा पेपल का, ठीक है? तो क्या वहाँ होते ऐसे ही मुझे भी दिमाग में, क्योंकि शुरू में एक दफ़ा मुझे याद है, आज से 10 साल पहले रिसर्च कर रहा था कि यार कहीं पाकिस्तान में, दुबई में या कहीं मिल जाए, तो क्या मलेशिया में है पेपल? अगर वो यहाँ से कंपनी खोल के ऑन कर सकता है? कभी पेपर, ट्राई ट्राई किया है? पेपल जो पेमेंट गेटवे की बात कर रहा हूँ, ओ पेमेंट गेटवेज मौजूद हैं वहाँ पे। कभी जी ट्राई जी किया जी। आपने? देखा है अगर हम कंपनी वहाँ खोलते हैं और कंपनी से अगर हमें पेमेंट गेटवे अगर अगर आपका इंटरनेट, नेचर ऑफ बिजनेस ठीक है ना, आप कर सकते हैं। अगर आप लीगल सर्विसेज दे रहे हैं, लीगल हाँ मतलब आप लीगल बिजनेसेस कर रहे हाँ हैं, कोई हाँ, हैंकी पेंकी नहीं है, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। बहुत सारे पेमेंट ठीक है। गेटवेज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं इनके जी। कोई अपने भी पेमेंट गेटवेज हैं वहाँ पे अभी तक मेरे या? ख्याल से है, FPX है, और भी सारे हैं जी। अच्छा, एक साल के अंदर टैक्स रिटर्न का जो आप बता रहे थे कि एक साल के अंदर या कितने टाइम की ड्यूरेशन के अंदर में टैक्स रिटर्न साल में करना होता है? हर साल आपने अपनी कंपनी के एनुअल रिटर्न सबमिट कराने होते हैं। मलेशिया में नॉर्मली 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास 31 मार्च तक का टाइम होता है कि हमने अपने पर्सनल टैक्स फाइल करने हैं। फिर हमारे पास जो है वो 31 जुलाई तक का टाइम होता है कि हमने अपने कॉर्पोरेट टैक्सेस सबमिट कराने हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स सबमिट कराने के लिए जो है वो लाजमी है कि जो 31 दिसंबर तक पिछले साल हमारा अकाउंट क्लोज़ हो गया है, उसके मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करें। वो हम लोग खुद ही करते हैं या कोई भी अकाउंटेंट्स आप कर देते हैं। अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद उनको ऑडिटर ऑडिट करता है और फिर टैक्स एजेंट उसकी सबमिशन कर देता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कोई मंथली रिपोर्टिंग्स नहीं है, ठीक है। कोई बिल्कुल ईजी यहाँ से है। बैठे बैठे भी हम ऑपरेट कर सकते हैं? अगर कोई ऐसी हमारा ऑनलाइन कोई फ्रीलांसिंग का काम है और सिर्फ हमें मलेशिया का एड्रेस चाहिए और वहाँ के बैंक अकाउंट चाहिए, इज़ इट पॉसिबल कि हम? ओके, अब बैंक अकाउंट का ये है कि थोड़ा सा बैंक्स रिलक्टेंट हैं। अगर कंपनी, आपकी कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के डायरेक्टर तहसीन इस्लाम है और उनके पास अपनी कंपनी का स्टे परमिट रेजिडेंट वीज़ा नहीं है, तो बैंक बहुत रिलक्टेंट है कि आपको वो बैंक अकाउंट खोल के दें। तो उसके लिए होता ही है कि आप पहले अपना वीज़ा लेंगे वहाँ पे, फिर बैंक आपको अकाउंट खोल देगा, पर्सनल अकाउंट भी खोल देगा, कॉर्पोरेट अकाउंट भी खोल देगा। जैसे यूएस में तो हम यहाँ से अगर हमने कंपनी खोली तो हमें यहीं से बैठे बैठे ऑप्शंस अवेलेबिलिटी है, बैंक से हमें खोल देता है यहीं से ऑनलाइन। सिटी बैंक खोल देगा आपका। नहीं, वो तो फिर भी नहीं, कैपिटल वन है, जुगाड़ है। देखिए कैपिटल वन और बैंक ऑफ अमेरिका खुल जाते हैं। ये जो मोन्जो पोन्जो वर्चुअल और इस किस्म की नहीं जो, नहीं, ये वर्चुअल नहीं है, फिजिकल है। अच्छा, तो नहीं, मलेशिया में ऐसा नहीं है, मलेशिया में ऐसा नहीं कैपिटल वन तो फिजिकल है, लेकिन वो जुगाड़ हो जाती है ITIN के ऊपर। है। आपने कभी खोली यूएस में कंपनी? नहीं, मैंने नहीं खोली, नहीं। नहीं खोली। तो मैंने कहा शायद इस तरह का कोई ऑप्शन हो तो एक फ्रीलांसर्स को एक बेनिफिट मिल जाएगा, अगर वहाँ पर वो अगर कोई चीज़ समथिंग अगर यूज़ करना चाहे कि एट कंपनी यहीं से बैठे बैठे खोली, बैंक अकाउंट भी मिल गया, सारी फैसिलिटी मिल गई है, तो एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएंगी। जी जी, वो फ्रीलांसर के लिए जो है ना, मैं बताऊंगा उसके लिए बताएं बेस्ट बताएं। ऑप्शन जो है ना वो फिर इंडोनेशिया है। उसके लिए तो फिर इंडोनेशिया पे तो हम चलते, पहले हम जी जी इसको इस चैप्टर को क्लोज जी करते जी। हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का भी तो चैलेंज आएगा हमारे पास एक। नहीं, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे, रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे। आप उन ह्यूमंस को थोड़ी सी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे हैं, पंक्चुअल होते हैं। हमारी तरह नहीं और होते। नहीं, हम लोग भी पंक्चुअल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं नहीं यार, है अब तो पाकिस्तान। मैं तो रिकॉर्डेड दूंगा। मैं को बताऊँ भी, एक आपने ज़िशान उस्मानी का भी सुना होगा, वो PIA वाले ईद की फ्लाइट में आए नहीं है, उनका जी पूरा जी पूरा वो सुना था। मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं तीसरे ईद को हफ्ते वाले दिन सुबह सुबह भागा हॉस्पिटल 9 बजे,
हॉस्पिटल में कोई नहीं है यार, कोई नहीं है बंदा। मैंने वहाँ से पूछा, बड़े हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ, तो वो कहने लगे इनकी सर्वे, मैंने कॉल की, कह रहा नहीं नहीं हमारा, अच्छा मज़े की बात ये कि कॉल सेंटर इनके अलग चल रहे हैं और तो मैंने कहा वो कॉल्स करता हूँ, मैं पूछता हूँ यार कि क्या चक्कर है, कहाँ खुला है, आप आ जाएँ। मैं चाहता हूँ बंदे ही नहीं है, क्यों तीसरी इतनी है ही नहीं, लोगों का ही है। मेरे अपने स्टाफ, हमें तो क्योंकि यूएस पे सर्विसेज देना होती है ना, मेरे अपने स्टाफ गायब है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे आप मुझे बताएं ना। आप सारे डॉक्टरों को बाहर निकाल देंगे या आप पूरा एयरपोर्ट खाली करा देंगे, अब आप उनके अगेंस्ट कोई फायर ही नहीं कर सकते। जी। मैं जो इतनी दफ़ा, ये मुझे 20 साल हो गए तक मैं समझ लें पाकिस्तान में काम करते हुए ना, जो ये वाला साल था ना यार, हलक में आ गया था। एम्प्लॉय इतना कॉन्फिडेंस में है, आज से पहले ज़िंदगी में कभी नहीं था कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे तुम, वही बोलते ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, निकाल दोगे, तनख्वाह खा जाओगे हमारी। मतलब उनके पास एथिक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब मैं खुद दूसरी तीसरी ईद को, वरना मैं कभी नहीं आया खुद भी, क्योंकि सारे आ ही जाते हैं, तो मैं खुद भी था। तो ये इस तरह के सिनेरी में वहाँ मलेशिया, ये शायद समझ लें कि दिल की फीलिंग है ना, बात करते करते निकल आती है। इस दफ़ा मैं, आज चौथी ईद में हम बैठे हैं, 5वीं ईद पे बैठे हुए हैं, तो 3 दिन हमारे इतने मुश्किलों से गुजरे कि मैं आपको बता नहीं सकता। ना हॉस्पिटलों में लोग हैं, ना एयरपोर्ट पे कोई बंदे हैं, ना हमारे ऑफिस के, क्योंकि देखिए वो पता नहीं क्या हो गया, ईद को इस तरह से लोगों ने लेना शुरू किया कि बस छुट्टी करनी है। और पहले ही होता था कि शायद थोड़ा सा कानून था, आई थिंक कहीं थोड़ा सा था कानून कि यार हम जाएंगे तो हमारी कुछ सुनने का, तो अभी उनको पता है लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तो एम्प्लॉय जो है ना बिल्कुल ही बेबाक हुआ है। इस तरह की सिचुएशन कभी वहाँ होती है मलेशिया में? तहसील भाई बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, वेरी प्रोफेशनल लोग, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल प्रोफेशनल, पंक्चुअल और बहुत ज़बरदस्त। आप एक्सपीरियंस करें, हाँ हाँ। आप सुबह 7:30 बजे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, कस्टम, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक गवर्नमेंट है। डिपार्टमेंट चले जाएं, शायद ही कोई नीचे क्लर्क से लेके मिनिस्टर साहब कुर्सी पे ना बैठे हो। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, अगर आप इजाज़त दें, हाँ हाँ बिल्कुल। मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, मेरे उल्टे हाथ पे बंदा बैठा हुआ है, मिल रहा है मिल रहा है। मेरे सीधे हाथ पे जो मलेशियन बैठा था, मैंने उससे पूछा भाई ये कौन है, ये सब जो उठ के मिल रहे हैं, उसने कहा यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। मैं भी उठ के मिल लिया। कहाँ पे मिला हूँ मैं? मस्जिद में मिला हूँ। सही। जुम्मे की नमाज में बैठा हुआ था, मस्जिद विलाया है, मेन कुआलालंपुर में सिटी सेंटर में मस्जिद बनी हुई है। जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहा हूँ मैं, आगे रश लग गया, तो मैं गया, मैंने देखा कि क्यों रश लग गया, अल्लाह खैर करे, तो वज़ीर आज़म साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं और बेगम अभी आने से पहले JW मैरियट एक जगह है, वहाँ पे हम खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। अरे वज़ीर आज़म साहब, वो सॉरी अफ्तारी करने के लिए, तो वज़ीर आज़म साहब अफ्तारी कर रहे हैं, हम भी गए, हम भी मुलाकात की, ये वो बिल्कुल सिंपल सादगी, वेरी प्रोफेशनल। मैं एक ज़माने में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डिवीज़न को हेड करने का मौका मिलेगा साउथ अमेरिकन एम्बेसी को, उसमें था मैं। तो एक दफ़ा हमारे एम्बेसडर साहब ने कहा कि वो इधर के वो चीफ़ मिनिस्टर, कोई इन्वेस्टमेंट्स के भी मामला होते थे, ज़रा आप उनसे रब्ता करें, उनसे मुलाकात करनी है। यकीन करें, मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 से 5 दफ़े चीफ़ मिनिस्टर साहब को कॉल की होगी, टी गाड़ी लेके अकेला वो बंदा आया है, कुछ नहीं होता, कोई शुम सड़क का नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सादगी होती है। मैं बैतुल मुकर्रम मस्जिद के इमाम साहब के पास बैठा हुआ था, मैं उनको बता रहा था कि इमाम साहब आप जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे खड़े हो जाए ज़ोहर की नमाज से पहले। शायद ही कोई ऐसा मले हो जो नमाज पढ़ने के लिए ना आता। उन्होंने कहा इधर तो शायद नादिर ही कोई हो जो नमाज पढ़ने जाता हो। तो ऐसा ही है। अल्लाह अकबर, खुदा खौफी करते हैं। और जो लोग अल्लाह से डरते हैं ना, वो मलों को वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं यार तुम अल्लाह का हुक्म तो मान नहीं रहे हो, तुम हमारे साथ क्या करोगे भी। हम मतलब फॉरेनर जो पाकिस्तानी हम लोग वहाँ पे होते हैं, वो कहते हैं यार तुम लोग अल्लाह का हुक्म नहीं माने तो हमारे यहाँ क्या काम करोगे और क्या कानून को फॉलो करोगे। तो थोड़ा सा ये मैं समझता हूँ कि इशू है, चीज़ें हैं। यहाँ तो हम लोग को तो यार, मैं अगर पॉडकास्ट पे भी बुलाता हूँ ना, वो तो ऐसा हो जाता है कि यार कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कभी कभी तो पैसे भी मांग लेते हैं यार, अल्लाह अकबर। क्योंकि सही वो सही शायद है। मिनिस्टर है या ज़्यादा पावर में है। और उनकी आप गाड़ियाँ चेक करें, कर एक आध की मैंने पॉडकास्ट की है, बड़ी गाड़ी, उसके पीछे 4 गार्ड, फिर जी उसके जी। बाद पीछे एक गाड़ी। तो तहसीन भाई यहाँ पे वही अलमिया है ना कि 113 अरब डॉलर का मकरूज़ मुल्क जो है, उसका असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो 2 करोड़ की गाड़ी में निकलता है 6 गार्ड के साथ, ये चेक करने कि ये बेचारा ठेले वाला फ्रॉड कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये जो है ना, अल्लाह अकबर तहसीन भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो अल्लाह आसानी वाला यही मामला दोबारा करेगा। बताए, बड़ा अच्छा जुमला लगा मुझे वैसे। ये नहीं 2 करोड़, 2 करोड़ की गाड़ी में 6 गार्ड के पीछे। आपने देखा होगा यहाँ पे हाँ जैसे हाँ। रमज़ानों में कितना करोड़ों रुपए का मकरूज़ मुल्क है हम, तो 100 कितने अरब डॉलर का मकरूज़ मुल्क का एक असिस्टेंट कमिश्नर 2 करोड़ की गाड़ी में, उसकी जो लैंड क्रूज़र वो जो
जो 4x4 होती है, अपने 6 गार्ड्स के साथ निकलता है ये देखने के लिए ये ठेले वाला जो है रमज़ान में सब्ज़ी और ये कोई हैंकी पैंकी या फ्रॉड तो नहीं कर रहा फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, है। या वो प्राइस लिस्ट। यार अल्लाह अकबर, अभी क्या मेरे बोल पास तो सकते अल्फाज नहीं है। अभी 4-5 दिन से आप कितने दिन से हैं यहाँ पे, क्या देखा, क्या फील किया? असल में फैमिली के साथ वक्त अच्छा गुजर गया, फैमिली के साथ घरों पे अंदर अच्छा वक्त गुजर जाता है। बाहर तो हम मोबाइल वोबाइल लेके निकलते नहीं हैं कि क्या है और क्या नहीं है। ज़ाहिर है वो सफाई सुथराई का बहुत सारी चीज़ों के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेट तो अज्यूम कि चले आपने 5-6 दिन तो गुजारे नहीं तो अच्छा हो जी गया। जी लेट्स कंपेयर समथिंग कि यार हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से आपने क्या चीज़ ऐसी देखी कि यार कम अज़ कम ये चीज़ तो बहुत बेहतर है कि अगर आप मलेशिया आते हैं, अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम जी नहीं प्रमोट करें कि यार मलेशिया जाए, लेकिन हम कंपेयर तो करेंगे फॉर द इम्प्रूवमेंट पर्पस, राइट? कि यार ये इम्प्रूवमेंट है वहाँ पर, तुम्हारा इस चीज़ पर टाइम बच जाएगा, इस चीज़ पर टाइम बच जाएगा, समथिंग लाइक कि यार मैं सबसे अच्छे, मुझे तो अभी तो अब जो डर लगता है सबसे ज़्यादा, अगर मुझे पर्सनली, मुझे बिजली के बिल से डर लगता है यार। अगले दिन कितने लाख का आएगा। अभी तो एसी चल गए, मेरा तो दिल जो है ना धक धक करता है यार। 3 से 5 लाख रुपए का बिजली का बिल है। तहसील भाई, मैं कुछ 1,500 $1,500। अल्लाह अकबर। अब अंदाज़ा लगा लें। जी तो बहुत बड़ा ऑफिस है, हमने भी विजिट किया है। जी जी और कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट रखे हो, कोई हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एसी चल रहे हो, कोई बेचारों को मैंने टाइम दिया हुआ भाई इतने बजे से इतने बजे तक चला। और वो अब तो खैर लोग भी समझते हैं कि यार बिजली के बिल ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ शायद बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है कि आपकी कंपनीज इतनी आराम से आप 2024 के अंदर पाकिस्तान में खोल के चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑफिस का बिल इस वक्त मेरा $1,500 समझ लेंगे, मतलब 5 लाख रुपए के आसपास मुझे आएगा। मैं समझता हूँ ये जो आपका बिजली का बिल है $1,500 का, इसमें एक मियाँ बीवी, रहना खाना पीना किराया बिजली पानी, और उस अपार्टमेंट में आप रहेंगे जिसमें स्विमिंग पूल भी होगा, और आपको सुहाना सोना क्या होता है वो भी आपको मिलेगा। हो सकता है कि वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट या स्क्वॉश या टेनिस का भी कोई सिस्टम आपको मिल जाए। बिल्कुल साफ़ सुथरा, लिफ्ट लगी हुई होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, आप इजीली रह सकते हैं। मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि मेरा दफ्तर है, उसमें मेरे कमरे में जो है, छोटा सा दफ्तर है, मेरे कमरे में 3 टन का एसी लगा हुआ है। जो ऑफिस का ये जो कमरा है हमारा, हम सोच भी नहीं सकते। 3 टन का जो एसी है ये तकरीबन 10 घंटे तो चलता ही है कम से कम। और कभी अक्सर मैं बैठा होता हूँ, मैं लेट, मतलब थोड़ा सा काम करने की आदत है, बैठा हुआ होता हूँ, मुझे नहीं लगता कि 6,000 रुपये पाकिस्तानी से ज़्यादा का बिल आता हो। 2 रिंगिट का पेट्रोल है, 2 मलेशियन रिंगिट, 2 मलेशियन रिंगिट बनते हैं 120 रुपये। 120 अच्छा, रुपये, हाँ। 120 रुपये क्यों बनते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी बहुत नीचे चली गई है, वरना ये 60 रुपये होता होगा। तो हम लोग वही हैं, पिछले कितने कितने सालों से मुझे नहीं याद कि 2 रुपये से ज़्यादा, 2 रिंगिट से ज़्यादा जो है ना वो पेट्रोल गया हो। बेसिक चीज़ें बहुत कंट्रोल हैं, बिल्कुल रहना खाना पीना बहुत इकनॉमिकल है। एक फैमिली अगर शिफ्ट होती है वैसे ही अपने लिए, बिजनेस भी है, चले बिजनेस तो हमने डिस्कस कर लिया, अब फैमिली की बात करते हैं। जी एक फैमिली जैसे वो मियाँ भी है, बीवी भी है, उसके हम अज्यूम कर लेते हैं 2 या 3 बच्चे तो नॉर्मली होते हैं, जी। वो वहाँ के रिहाइश करते हैं, तो उसका तकरीबन कितने उसको पैसे होने चाहिए तकरीबन? अच्छा, तहसीन भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते आप हैं। बता देना, लेकिन आपके अगर पास मैं तो टाइम है, आप आराम से स्कूलिंग को बताएं। हटा दूँ, अगर मैं आप पूरा आराम से बाइफिकेट करें, लाइफ स्टाइल को भी फिकेट करें, ताकि हो सकता है कोई सुन रहा हो तो उसका फ़ायदा ही हो जाएगा। आप तीनों चीज़ें बता। $300, 300 $350 तो आपका रेंट चला जाएगा। ठीक है। तकरीबन 1200-1500 रिंगिट आप मिनिमम अपना रेंट का रख लें। 300 $350 अमरीकी डॉलर आपका रेंट चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर 3 बच्चों वाली फैमिली है और 2 बेडरूम या 3 बेडरूम का जो अपार्टमेंट मिल जाता है वहाँ पे, जिसमें एयरकॉन वगैरह लगा होता है, किचन बना हुआ है, 2 बाथरूम है, साफ़ सुथरा, बिल्कुल लिफ्ट्स लगी होती हैं, स्विमिंग पूल वगैरह तो हर अपार्टमेंट में आपको मिलेंगे, और जिम हर अपार्टमेंट में आपको मिलेंगे। ये एक नॉर्मल सिस्टम है, जिम भी मिलेगा, स्विमिंग पूल भी मिलेगा। और बहुत सारे जो अभी नए नए बन रहे हैं इसमें तो वो एडिशनल लवाजमात, साउना और पता नहीं मल्टीपर्पज़ हॉल और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बस $500 $600 जो है ना, $500-600 जो है ना, वो आप किराया किराया बिजली पानी इंटरनेट इन चीज़ों का आप रख लें। $500-600 सही। $500 जो है वो आप अपना, $600 $700 इसी तरह जो है वो आप अपनी ग्रॉसरी वगैरह का नॉर्मल वो रख लें। बाकी इंटरटेनमेंट चीज़ें वगैरह का सस्ता है। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे जो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, 5 बच्चे हैं। अच्छा, बरकत भी आ जाती है, बरकत का हाँ। भी वो थोड़ा सा अमल दखल होता है, खाली पैसों पे नहीं है। 4,000 4,500 रिंगिट तनख्वाह है, $1,000, कोई परेशानी नहीं है।
आप उनसे बात करें, खुशबाश पार्टियां घूम रही हैं वहाँ पे। मैंने तो यही देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मतलब आप सरवाइव कर सकते हैं। एजुकेशन बच्चों की लेवल क्या है उसका? एजुकेशन जो है वो अलग अलग क्यूरिकुलम्स हैं। सिंगापुर का भी मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलियन भी मिलेगा, मलेशियन भी मिलेगा, मैट्रिकुलेशन सिस्टम भी मिलेगा, IGCSE, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, ये वाला सारा सिस्टम मिलेगा आपको। अमेरिकन, कैनेडियन, ब्रिटिश सारे स्कूल्स मिलेंगे। वाहिद ये जो लबवान ऑफशोर का जोन के जो, क्योंकि कैटेगरी 1 की वीज़ाज होते हैं, वाहिद ये लोग हैं जो अपने बच्चों को मले स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं जो मलेशियन स्कूल्स हैं। मले जितने भी मलेशियंस हैं, मलेशियंस प्रेफर ये करते हैं हम गवर्नमेंट जाए। गवर्नमेंट उनका बेस्ट है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे स्कूल्स हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, बहुत ज़बरदस्त उनका सिस्टम है। उसमें आपको वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो मले स्कूल्स हैं, वहाँ पे ऐसा है कि जो बच्चा उस मले स्कूल में जा रहा होता है उसको बाद में दोपहर में, शाम में कारी साहब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसको सारा दिन भी उसको पूरा वहीं से सीख के निकलता है एक एक चीज़। चाहे वो थाईलैंड के बॉर्डर पे है, चाहे वो सिंगापुर के बॉर्डर पे है, मलेशिया के, वो एक ही दिन और पूरा ज़बरदस्त सिस्टम, उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना हुआ एक है। सिस्टम है। ऐसा नहीं किया कि वो लांडी का स्कूल अलग है, कोरंगी का अलग है, नहीं और नहीं, सिंध का अलग है। और सिस्टम स्कूल तो शायद किताबें तो एक जैसी हैं, लेकिन टीचर का लेवल डिफरेंट है यहाँ पे। और यहाँ पर तो एजुकेशन सिस्टम के मतलब लाइक सिंपल मैं आसान सवाल करता हूँ आपको, जैसे आप अगर सिंध में जाएंगे ना तो इन्वायरमेंट एंड कल्चर डिफरेंट होगा, और जैसे अगर आप शहर की साइड में आएंगे यहाँ पे स्कूल में इन्वायरमेंट और कल्चर डिफरेंट होगा, लेकिन मलेशिया में ऐसा नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं? जैसे भाई मलेशिया में ऐसा है कि पाकिस्तान से एक छोटा सा ग्रुप आया हुआ था, तो उस ग्रुप के एक लीडर थे, तो मैंने उनसे लीडर से बात की, तारुफ वारुफ हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश टीचर और मैं उनका ट्रांसलेटर था अंग्रेज़ी में। वही तो मतलब वो इंग्लिश टीचर थे, लेकिन मैं उनका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेटर था कि वो उर्दू में बात करेंगे तो मैं इंग्लिश में आगे समझाऊंगा। और वो इंग्लिश टीचर थे जी जी, पाकिस्तान वो के? इंग्लिश टीचर थे पाकिस्तान में। तो अल्लाह रहम करे। नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अब पता अब लोगों को आइडिया है, अब छुपी भी नहीं है चीज़ें। आज मीडिया से पहले तो बहुत सारी चीज़ें हाइड थी, लेकिन अभी हाइड नहीं है। असल में मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है ना। मेरिट हो तो ज़बरदस्त है, मेरिट पे अगर हो जाए यहाँ पे थोड़ा सा फेवर और ये चीज़ें, कोटा सिस्टम्स और थोड़े से सिस्टम्स मुझे तो अपडेट इतने करने। समझ नहीं आते। आप बैंक में जाएं, मैं बैंक में गया हूँ, बैठा हूँ 5 मिनट, वहीं पे मेरा बैंक अकाउंट खुल गया, ATM कार्ड है, एक्टिव है, बच जाओ भाई, ख़त्म। ये नहीं है कि आपके पास एक लेटर आएगा, वो लेटर लेकर आप आओगे, फिर पता नहीं क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ये अजीब से चक्कर मुझे तो समझ नहीं आते। मैं आज मेरे साथ आपको तो बहुत स्टोरी है। मैं तो 18 साल में जितनी परेशानियां नहीं देखी वही शायद यहाँ पे 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में अगर आप डीलिंग करने, मामलात करने निकल जाओ तो मुझे तो बहुत टेंशन होती है। बताएं क्या डिफरेंशिएट है, ताकि हमें आइडिया तो चले ना कि क्या है। मिसाल के तौर पे क्या चैलेंज आपने अभी और फेस किए? चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस है, अननेसेसरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं, और जो कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, इनकॉम्पिटेंट मतलब वो बिठाए हुए हैं, उनको अपनी जॉब का ही नहीं पता कि किस तरीके से करनी है। ह्यूमन रिसोर्सेज का तो आपने मुझे बता दिया, बल्कि बड़े ज़्यादा ही हम डिटेल में कहीं और चला गया। अगर कोई रेलेवेंसी, अगर कोई जैसे ई कॉमर्स का कोई आ जाता है, लेट्स अज्यूम कि यार कोई कोई ई कॉमर्स का बंदा है और वहाँ आता है, वो बोलते हैं यार मुझे ई कॉमर्स से रिलेटेड बंदे मिल जाएंगे वहाँ पे, उधर उसको? ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे आपको बंदे मिल जाएंगे माशाल्लाह। सनी भाई की, सनी अली की काफ़ी टीम काम कर रही है। हाँ वो तो है। उनके भी काफ़ी सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं। बल्कि ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो ई कॉमर्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मैं उनको उनसे कनेक्ट करवा देता हूँ कि यार ये सक्सेसफुल लोग हैं। और कुछ हमारे अपने भी सर्कल में कुछ पाकिस्तानीज़ हैं जिन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो अभी आए हुए भी हैं हमारे। कौन जी, है वह अभी? वो एक उस्मान गनी साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मलेशिया में। तो वो अच्छा। हेड ऑफ़ एजुकेशन हैं। कुछ अर्से पहले उन्होंने अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। 1 साल में ही अच्छा। पाकिस्तान में ही अभी? जी जी, अभी करंटली पाकिस्तान में है वो। भेज दे, हम भी उनकी पॉडकास्ट कर देंगे एक आध। ठीक है, इंशाल्लाह चले। इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सीन है कि वहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा बोली जा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस में। क्या इंग्लिश होनी चाहिए या मलई भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए? मलई कहते हैं, मुझे नहीं पता जी जी, मलई मलई कह जी रहे जी हैं, जी, तो बिल्कुल। मैंने भी वही कह दिया है। एक मौलाना साहब मुझे बता रहे थे कि अगर आप किसी मुल्क में जाएं और उसकी ज़बान सीख लें तो आप उसके शर से बच जाते हैं। तो अगर ज़बान सीख लें तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पता चलेगा कि क्या मामलात हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, वरना इंग्लिश में काम चल जाता है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस नेचर ऑफ बिज़नेस में। अगर आप एक रिटेल का कारोबार कर रहे हैं, आप स्कार्फ बेच रहे हैं, आप कारपेट बेच रहे हैं, आप लाइट बेच रहे हैं, आप रिटेल की या FMCG की किसी उसमें काम कर रहे हैं, तो लाजमी है कि आपकी जो क्लाइंटल टारगेट मार्केट वो ये सारे मलेशियंस ही हैं। तो फिर आपको मले आती होगी तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा।
मामलात करने, ऑफ कोर्स ये और तो लेकिन अगर ऑफिस बेस है तो फिर आप इंग्लिश पे ही नहीं, हाँ इंग्लिश में मुझे मले नहीं आती, मैं 18 साल से हूँ, मुझे नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी काम चल ट्राई रहे नहीं किया हैं। आपने वैसे? बस थोड़ी बहुत समझ आ जाती है और थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल बेसिक बेसिक वर्ड्स, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छा, है मेरे पेरोल पास। पे भी ये टैक्सेशन वगैरह सिस्टम होता है? ई- मतलब मतलब जो ईच हमारे यहाँ पेरोल पे भी टैक्स पे करना होता है, तो वहाँ पे भी ये कि अगर कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं वहाँ का मलाई, जी, तो फिर उसका टैक्सेशन सिस्टम मैनेज करना हो। बिल्कुल मैनेज करना होगा। वहाँ पे ये होता है कि जैसे कोई एम्प्लॉय आपने रखा है, कंपनी के ऊपर मैंडेटरी लाजिम है कि वो उसका 11% या 13% डिडक्ट करती है, जो कि ईपीएफ में जाता है, और इसी तरह 11-13% डिडक्ट करती है और ख़ुद उसमें ऐड करती है 11-13%, और फिर वो ईपीएफ में सबमिट कराती है। तो ये मंथली टैक्स डिडक्शंस वहाँ पे लोकल मलेशियंस के लिए लाजमी है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास फॉरेन स्टाफ है, हम पाकिस्तानी टीम है मेरे पास, तो उनके लिए नहीं है, या मैंने कभी अपनी मंथली टैक्स डिडक्शंस नहीं करवाई, एनुअल करवाता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है कि आइदर हम मंथली करवा लें या हम एनुअल करवा लें, लेकिन एडवाइजेबल ये होता है कि आप मंथली करवाएं, आप बहुत अच्छी चीज़ है। डन हो गया। अच्छा, मार्केट की अगर हम बात करें, ई कॉमर्स अगर हम शुरू करते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हैं, चलें मैं कोई और दुकान खोलता हूँ वहाँ पर, तो मुझे वहाँ की कम्युनिटी लोग वहाँ कहाँ से मिलेंगे, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फाइंड आउट क्या कैसे, लाइक समथिंग, मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ जी, और मुझे वहाँ पे मार्केट के बंदे चाहिए, तो मैं कैसे ढूंढूंगा या कम्युनिटी कैसे फाइंड आउट करूँगा वहाँ पे? आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फाइंड करके दूंगा। वहाँ पे अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, बल्कि अभी तो पाकिस्तान एक माल पाक के नाम से मलेशिया पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल है, तो उसमें भी कुछ हजरात, ये बिज़नेस कम्युनिटी है जो काम कर रही है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बायलैटरल ट्रेड में। और हमारे यहाँ वहाँ पे भी मलेशिया में जो एम्बेसी होती है वहाँ पे, अभी तो मुझे पता नहीं कि है या नहीं है, वहाँ पे ये ट्रेड अटाची होते हैं, तो वो भी आपको गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं। बाकी ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मलेशिया की बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज, हर चीज़ का डाटा उनके पास मौजूद है, एक एक चीज़ का। अगर आप मलेशिया ट्रेड इंडस्ट्रीज़ इसमें चले जाएं, किसी भी मिनिस्ट्री में, वो आपको पूरे डायरेक्टरी देंगे। आप कहते हैं कि मुझे मैन्युफैक्चर चाहिए इस चीज़ का, वो आपको पूरी डायरेक्टरी फिजिकल आपको दे देंगे कि भाई ये मैन्युफैक्चर है, ये यहाँ बेटा, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, पूरा डाटा आपको देंगे। तो बड़े कोऑपरेटिव हैं वहाँ पे। मतलब कम्युनिटी फाइंड आउट करने में नहीं मसाइल नहीं, नहीं? कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, छोटा सा तो मुल्क है उसमें। ज़्यादातर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ रही है एज़ पर योर एक्सपीरियंस, ज़्यादातर वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं या ऑफिस ज़्यादा खुल रहे हैं? आपका क्या तजुर्बा रहा है? इंडस्ट्रीज़ भी है मलेशिया, तो 30% जो है दुनिया के सेमी कंडक्टर्स मलेशिया एक्सपोर्ट करता है, ऑयल करता है, रबर, पाम ऑयल, टिम्बर, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैन्युफैक्चरिंग भी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे है। तो इंडस्ट्रीज़ हैं, चीज़ें, ऑटोमोबाइल्स हैं, अपनी 3 नेशनल गाड़ियाँ हैं, 3 नेशनल गाड़ियाँ हैं अपनी। इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, ऑफिस भी आ रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, हॉस्पिटैलिटी का भी बड़ा काम है, तो डाइवर्सिफाई है। तो गाड़ियों का जैसे आपने कहा, गाड़ी निकलवा सकते हैं कंपनी खोलने के बाद? जी जी, वो तो वैसे भी बगैर कंपनी की भी आप करवा सकते हैं, गाड़ी मतलब वो फंड निकलेगी। मिल जाता है वहाँ से इजीली, आप लोन पे ले पर जो सकते? है ना, अगेन जो है ना, वो लोन उस वक्त तक जब तक आपकी वहाँ पे कोई नहीं, प्रोफाइल ना गाड़ी हो, सिर्फ निकालनी हो कंपनी के नाम पे ही निकालनी है? कंपनी का कोई प्रोफाइल हो, आपकी 6 महीने कंपनी ने कुछ किया हो, कम से कम कोई रेवेन्यू जनरेट किया हो, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हो, बैंक अकाउंट्स हो, तो फिर बात की जा सकती है। मतलब रेफरेंसेस पे या फिर आपका प्रोफाइल अच्छा हो? रेफरेंस इतना, रेफरेंस में मैंने, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि वहाँ पे इतना रेफरेंस में वो सलाम दुआ तो कर लेते हैं कि ठीक है, वो बहुत अच्छा, आप जानते हैं ये वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं पे वो किसी रिक्वायरमेंट को बाईपास करते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं रिक्वायरमेंट बाईपास। अगर मैं किसी डायरेक्टर जनरल को भी जानता हूँ कि स्टेट बैंक का कि ये डीजी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट मुझे पूरी करनी होगी, ठीक है उसको मैं जानता हूँ, अगर मैं उसको बोलूँगा कि भाई आप इसको देख लीजिए, तो हो सकता है वो फॉरवर्ड कर दे, लेकिन चेकलिस्ट को हम बाईपास नहीं कर सकते। उसका सिर्फ रेफरेंस लग सकता है कि अगर रेफरेंस चाहिए हाँ होगा। ठीक है, बस आपको जानते होंगे, ठीक है। इसी अगर मैं मलेशिया के चैप्टर को क्लोज करते हुए मूव ऑन करता हूँ इंडोनेशिया पे, कोई ऐसा सवाल जब को लगता हो मैंने नहीं किया अभी ऐसा कि यार ये चीज़ हमें चाहिए, कि लोगों को आइडिया हो कि बिफोर दे आर मूविंग, या अगर वो प्लान कर रहे हैं तो ये चीज़ें एटलीस्ट उनको पता होनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तहसीन भाई ये है कि मलेशिया अगर आप मूव करना चाहते हैं, मलेशिया बहुत ज़बरदस्त जगह है। $360 बिलियन का उसका पेड अप कैपिटल है, ओ सॉरी, जीडीपी है,
ठीक है ना। GDP जीडीपी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सर्विसेज दी जाती है, उसकी एक मालियत होती है, उसको जीडीपी कहते हैं। 360 बिलियन डॉलर का जीडीपी है। पॉपुलेशन कम है, 5 करोड़ की आबादी है मेरे ख्याल से, 5-6 करोड़ की आबादी है। तो जब जीडीपी को पर कैपिटा इनकम उस पर वो डिवाइड करते हैं तो अच्छी वो इनकम बनती है। 97% लोग अंग्रेज़ी समझते हैं। आसियान का मेंबर है। आसियान के 10 ममालिक हैं, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया। ये एक बड़ी इकॉनमी बनती है। ठीक है 680 मिलियन की पॉपुलेशन वाले ये सारे सराउंडेड जो कंट्रीज़ हैं। आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। आप बिल्कुल क्लियर हों कि मेरा क्या मिशन है, मेरा क्या विजन है, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरी क्या टारगेट मार्केट है, मैं क्या काम करूँगा, मेरी क्या हायरार्की होगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मेरे पास अपनी जो है ना एस्टिमेटेड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होनी चाहिए कि भाई मैं इतना पैसे लगाऊंगा, इसका ये हो जाएगा, इतना मेरे पास रिटर्न आ जाएगा, इतना टैक्स में चला जाएगा, इतना मेरा नेट प्रॉफिट। चीज़ें आपके पास क्लियर होनी चाहिए, तो फिर आपको ज़्यादा आसानी हो जाती है, वरना कहीं कहीं मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और बाकी तो मैंने एक सवाल इससे कर ही लिया कि कितना कैपिटल चाहिए होगा, आपने कहा वो नहीं कैपिटल की चाहिए। ज़रूरत नहीं है आपने कहा जी। कितना मतलब कंपनी खोलने का आई थिंक $3,500 आपने कहते हैं। जी जी, कंपनी ठीक है खोलने का टाइम जी। ड्यूरेशन तकरीबन कितना लगता है इसमें हमारा? अब देखिए मैं आपको बताऊँ तहसीन भाई, कंपनी खोलना एक चीज़ है, वीज़ा लेना मलेशिया में कंपनी की बेस पे अलग चीज़ है, उसका बैंक अकाउंट खोलना एक तीसरी अलग चीज़ है। इसका टाइम ड्यूरेशन भी सबकी बताएं ना। टाइम ड्यूरेशन टोटल, फॉर एग्जांपल तहसीन भाई मेरे सामने बैठे हैं, तहसीन भाई बोलते हैं कि आज मेरा आप प्रोसेस स्टार्ट करें, कंपनी बनाए, मुझे मलेशिया आना है। तो आपकी कंपनी, आपका फिजिकल ऑफिस, जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है वो हो गया, अथॉरिटी की भी सारा, टोटल तकरीबन 90 डेज़ का टाइम फ्रेम होता है कि ठीक 90 है डेज़ में आप इंशाल्लाह वहाँ पे होंगे। ऑफिस होना। जी 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 जी, नहीं सारी नहीं चीज़ें। अच्छा ऑफिस खोल के वहाँ तक पहुँच जाएंगे? जी जी, ऑफिस खोल के आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, आप मलेशिया आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है वरना कंपनी खोलने के लिए 10 से 15 दिन 20 दिन लगते हैं। कंपनी खोलने के लिए जिस दिन हम डॉक्यूमेंट लॉन्च करते हैं, अथॉरिटी में सबमिट कराते हैं, अथॉरिटी एक सबमिशन की एक्नॉलेजमेंट देती है कि भाई आपकी कंपनी के खोलने के डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, 1 वर्किंग डे से 3 वर्किंग डे में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। और उसके बाद आप आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन का टाइम लगेगा वो वीज़ा वीज़ा टोटल कंप्लीट जो है वो 3 महीने का टाइम फ्रेम है वो बस। 3 महीने जी में। जी। और आप चाह रहे थे कि हम इंडोनेशिया पे डिस्कस करें, हम चलते हैं इंडोनेशिया के ऊपर। तो बताएं सबसे पहले तो वही कितना कैपिटल चाहिए होगा? तहसीन भाई, इंडोनेशिया जो है ना वो कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ठीक। कानून क्या कहता है इंडोनेशिया का? कानून ये कहता है कि पहली बात तो ये है कि इंडोनेशिया, आपको ये पता होना चाहिए तहसीन भाई कि इंडोनेशिया कहाँ है। हाँ ये पता नहीं। इंडोनेशिया जो है ना वो एक साउथ ईस्ट एशिया का एक मुल्क है। आसियान का भी मेंबर है, G20 का मेंबर है, APEC का मेंबर है, OPEC का मेंबर है। G20 में मलेशिया भी उसका मेंबर नहीं है। G20 ठीक में है बड़े बड़े ममालिक हैं। इंडोनेशिया जो है ना वो मलेशिया का टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज दी जा रही हैं, उसकी एक मालियत है, मैंने आपको बताई, 360 बिलियन डॉलर की। ठीक है तुर्की तुर्की बड़ा मुल्क है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दी जा रही हैं 900 बिलियन डॉलर। सऊदी ठीक अरब है चले जाएं 1000 बिलियन डॉलर, यही 900 1000 बिलियन डॉलर। इंडोनेशिया का जो जीडीपी है 1.3 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है। दुनिया की 12वीं लार्जेस्ट इकॉनमी बनती इकोनॉमी है। होए होए। जी 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 जी। 17,500 जजीरे हैं। अगर मैं जैसे जकार्ता में था, जब मैं जकार्ता में हूँ, जकार्ता से आचे राइट पे 4 से 5 घंटे की फ़्लाइट है, और जकार्ता से पपुआ जो ऑस्ट्रेलिया के पास बॉर्डर लगता है 4 से 5 घंटे की, तो इंटरनली 8-10 घंटे की फ़्लाइट है। 3 टाइम जोन है, 30 करोड़ की आबादी है। ठीक है बहुत ही गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इतनी फ्लेक्सिबल हैं वहाँ पे बिज़नेस के हवाले से। पिछले 10 सालों से इनका एक वो अभी सदर रहकर गया है जोकोवी, उसी की एडमिनिस्ट्रेशन है अभी भी। उसने बहुत ज़्यादा, तकरीबन लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर रूइटर्स आपने शायद नाम सुना हुआ होगा, रूइटर्स की रिपोर्ट है 47.345, सॉरी वो फिगर्स में थोड़ा स्टेट सा से भूल हो जाता जाता है हूँ, कि मतलब 47 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है खाली पिछले साल इंडोनेशिया में। मलेशिया थोड़ा सा कंपेयर कर जाता हूँ मैं, कंपेयर अगर ना करूँ, हाँ हाँ नहीं नहीं कर ले कोई नहीं मलेशिया है। में थोड़ा सा ये होता है कि अगर मलेशिया में रेगुलेशन ज़्यादा है, कंप्लाइंस थोड़ी सी ज़्यादा है लोकल रिटेल की मार्केट में। ऑफशोर जो हमने बात की उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि यार मुझे रेस्टोरेंट खोलना है माज भाई मलेशिया में। अच्छा, आपने मलेशिया में रेस्टोरेंट खोलना है, आप क्या करेंगे? दुकान लेंगे, भाई ये यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाना है, उसका डिपॉजिट दिया आपने, साइन बोर्ड लगाना है, तो जैसे हमारे यहाँ लोकल अथॉरिटी है KDA, तो वहाँ पे DBKL है, दीवान बंदर है, कुआलालंपुर की अगर मैं बात करूँ, अलग अलग स्टेट्स की अपनी अथॉरिटीज़ हैं।
आप जाएंगे DBKL, वहाँ से उसके साइन बोर्ड की अप्रूवल लेंगे। आपको फायर एक्सटिंग्विशर आपके दफ्तर में भी मैंने देखा लगा हुआ है, तो बॉम्बा का बाकायदा लाइसेंस है, फायर एक्सटिंग्विशर का लाइसेंस लेंगे। होलसेल रिटेल ट्रेड का लाइसेंस लेंगे। 1 मिलियन रिंगेट कम से कम पेड अप कैपिटल, तकरीबन 6 करोड़ कितना बनता होगा। 51% का लोकल पार्टनर आप डालेंगे, सही है, तो मेजर शेयर उसके पास चले गए। अब रेस्टोरेंट चलाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि शायद अथॉरिटी मुझे वीज़ा दे दे, फिर हमारी कंपनी अप्रूव हो जाए। इंडोनेशिया में आपने करना है, आपने जगह ठीक ली, है। बोर्ड लगाएं, स्टार्ट करें, बोर्ड लगाएं तो लगाएं, शुरू करें भाई, ख़त्म हो गई कहानी। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको अपना। ठीक है। एक तो मंजन बेचना है, एक है कि मंजन बेचने से पहले मैं खुद अपने मंजन तो ख़रीद लूँ कि जो मैं मंजन बेच रहा हूँ वो हाँ, मतलब ठीक है स्टॉक या तो नहीं है। अवेलेबल हो। हाँ। जी, मैंने वेनेसडे को डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, 100% फॉरेन ओन कंपनी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंडर में। फ्राइडे को मेरी कंपनी रेडी हो गई। वेनेसडे को जमा कराए हैं, फ्राइडे को रेडी हो गई। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या जमा कराए भाई माज भाई? डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट की कॉपी दे दें, 3 नाम दे दें कंपनी के, डायरेक्टर स्ट्रक्चर, हम असल में 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। क्या शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर है, कौन डायरेक्टर है, कौन बड़ा डायरेक्टर है, कौन कमिश्नर बनेगा कंपनी में, ये सब लिख के दे दे। 2 दिन में कंपनी बन गई। फ्राइडे को मेरी, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह आप कहेंगे तो मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर दूंगा आपसे। फ्राइडे को कंपनी बनी, फ्राइडे को ही मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वीज़ा के लिए, और नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरा 2 साल का इन्वेस्टर का वीज़ा आ गया। पेड अप कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। 10 बिलियन इंडोनेशियन रुपया, विच इज़ इक्विवेलेंट टू $8 लाख अभी के रेट ठीक के है। मुताबिक। तहसीन भाई मास हम मिलके कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, 2 इन्वेस्टर हो गए, 2 वीज़ा निकलने हैं, तो इसका मतलब $8 लाख मेरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, $8 लाख आपकी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का क्या उनका वो है, पेड अप कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया जाता है कि तहसीन भाई 10 बिलियन इंडोनेशियन रुपया इन्वेस्ट करेंगे, मास 10 बिलियन इंडोनेशियन रुपया इन्वेस्ट करेगा। कितने टाइम फ्रेम में करेगा? इंडेफिनिट करेगा। मैंने अपनी कंपनी खोली, अब नेक्स्ट ईयर जो मैं इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट सबमिट कराऊंगा उसमें कुछ पैसे खर्च हुए तो हुए, नहीं हुए तो नील की रिपोर्ट फाइल हो जाएगी। अगले साल $10,000 हो गया, आपने कोई स्टूडियो बना लिया, कुछ कर लिया, उसके अगले साल, तो ये इनडेफिनेट पीरियड है। इंडोनेशिया की सबसे अच्छी बात ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं मलेशिया में हूँ 18 साल से, वहाँ पे नेशनैलिटी नहीं मिलती। इंडोनेशिया में मेरी कई पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई है, 3-3 साल में उन्होंने लाइफ टाइम PR है उनके पास और पासपोर्ट। तो ये बड़ी इंडोनेशिया की अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडोनेशिया PR भी देता है, पासपोर्ट भी देता है, और रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई मुझे रहना है वहाँ पे, नहीं रहना। आप तहसीन भाई यहाँ पे बैठे हो, आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप $4,000 साइड पे कर सकते हैं, कंपनी बनाए, 2 साल के इन्वेस्टर छोड़ दें, तीसरे साल लाइफ टाइम PR ले लें आप। बिल्कुल आसान है। मैं बात करता रहूँ? तो हाँ, बिल्कुल करते रहे, लेकिन थोड़ा सा स्पीड कर दी थी आपने दोबारा से। $4,000 है। कहने का मकसद है, अगर आपके पास $4,000 हैं, आप हाँ हाँ। कारोबार करना चाहते हैं, तो आप इंडोनेशिया में, आपकी कंपनी भी नहीं बन जाएगी और आपका वीज़ा भी निकल आएगा। सही है। रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। मलेशिया की जैसे मैंने बात की थी, असल में बहुत डिटेल होती हैं सारी, उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मलेशिया में जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है ऑफशोर कंपनी के अंडर में, वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार अमरीकी डॉलर, जहन में रख लें ठीक कि है। हर साल यार ये कंपनी को मेंटेन करने का मेरा खर्चा है। $4,000 का आप बेंचमार्क रख लें। $4,000 का क्यों खर्चा है भाई? कंपनी का रिन्यूअल आप पे करेंगे, ठीक है। 2,000, 1,500, 2,000 रिंगिट, $400-500 से कम जो अप्रूव्ड ऑडिटर है, जो बोलेगा। बैंक, स्टेट बैंक का, वो इससे कम चार्ज नहीं करता। उसके बाद टैक्स एजेंट की फ़ीस होती है, मैनेजमेंट अकाउंट्स वगैरह की फ़ीस होगी। तो इंडोनेशिया में कोई कंपनी का रिन्यूअल नहीं है, लाइफ टाइम कंपनी होती है, मतलब आपने कंपनी का रिन्यूअल नहीं पे करना। तो ठीक है। मलेशिया में आप $4,000 पे कर रहे हैं सालाना मेंटेनेंस का, और इंडोनेशिया में $100। बस। मलेशिया में आप तकरीबन $8,000 जहन में रखें कि आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन, आपका वीज़ा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, 6 महीने का दफ्तर का किराया, बिजली पानी इंटरनेट, ये आपका है। इंडोनेशिया में जो है यही चीज़ जो है ना, वो 50% कम है, और मामलात बहुत आसान है, और मुल्क बहुत बड़ा है। एक रिटेल की कारोबार की बात करूँ, हमारा एक क्लाइंट है इधर बड़ा माशाल्लाह, वो क्या कहते हैं, नील पटेल, अमेरिका का कोई बड़ा मार्केटर है, तो नील पटेल उस ये कराची में उस बंदे से काम करवाता है। 20-25 लोगों की टीम बैठी हुई है, UI UX डिज़ाइन का काम करते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि यार माज़े मुझे इंडोनेशिया जाना है, बस आप इंडोनेशिया का कर दें। मैंने कहा क्यों? कह रहे वहाँ पे UI UX डिज़ाइनर जो है ना, इंडोनेशिया के टॉप, मतलब वहाँ पे बैठे हुए हैं, कि वो अवेलेबिलिटी मलेशिया में नहीं है। तो इंडोनेशिया बहुत ज़बरदस्त है। होंडाई, LG, टेस्ला,
इन सब के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगाए हुए हैं। गाड़ियों का आपको पता होता है कि भाई गाड़ी क्या होती है, गाड़ी में टायर लगा होता है, ब्रिजस्टोन का टायर होता है, मिचेलिन का होता है, हैंनकुक का होता है, कॉन्टिनेंटल का होता है। सारी दुनिया की टायर की फैक्ट्रीज वहाँ पे मौजूद हैं इंडोनेशिया में। बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जकार्ता से बांदुंग जा रहा था तहसीन भाई, जिस ट्रेन में मैं जा रहा था वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, और मेरे पास वो अठन्नी चवन्नी थी, वही कौन था, मैंने ऐसे रख दिया, वो मैं लेफ्ट पे अच्छा खिड़की वही, अब पुराने पहले हिलता भी रखता नहीं था है। मैं, वो ट्रेन से नीचे चलती थी तो उसको चिपक जाता था ना। जी वही वाली अठन्नी की बात करें ना। जी जी, वो चिपकाने वाली नहीं है, नॉर्मल आप एक टेस्ट करने के लिए आप देखें, मतलब आप तरक्की देखें। आपका पता नहीं सफ़र हुआ नहीं हुआ मलेशिया का, नहीं हुआ अभी तक। कुआलालंपुर अगर आप देखेंगे आप बोलेंगे यार क्या बिल्डिंग्स है और क्या ऊंची ऊंची इमारतें हैं। मैं ये कहता हूँ कुआलालंपुर की इमारतों को जमा करें। सिंगापुर के बराबर में एक शहर है जौहर, जौहर बारू, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई। आप बोलेंगे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग अल्लाह के बंदे तुम लोगों ने बनाई, उन सबको जमा करें। मैं कहता दुबई हूँ की कि भी ले लेते हैं। पता नहीं दुबई का मुझे इतना आइडिया नहीं। ये सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग जमा करके एक जगह रख दे, आप गाड़ी निकालें, आप 80-100 की स्पीड पे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, और शीशे की बिल्डिंग जकार्ता में दिखेंगे। आप बोलेंगे अल्लाह अकबर, ये जकार्ता है। हम तो गरीब समझते हैं कि ये गरीब मुल्क है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर वाला, और ये सारी शीशे की बिल्डिंग सिलिका सैंड से बनाते हैं और अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपना प्रोड्यूस करते हैं। गोल्ड, कॉपर, निकल, टिन, बॉक्साइट, लिथियम, ये बड़ा ग्लोबल प्लेयर है इसमें। आसियान की सबसे नंबर 1 इकॉनमी, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे नंबर 1 इकॉनमीज में से आता है। मैंने खुद अभी सुना है, ट्रिलियन में इसकी जी इकोनॉमी। जी जी, 1.3 ट्रिलियन डॉलर का है। और अभी वज़ीर आज़म साहब ने रिपोर्ट दी है कि हम 5% ग्रोथ पे काम करेंगे। तहसीन भाई, अगर 1.3 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है, 5% कमी बेशी थोड़ी सी हो जाए, 65-70 पता नहीं कितना, 60-65 बिलियन डॉलर सालाना ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करें, आप ई कॉमर्स का काम करें, प्लेटफॉर्म का काम करें, ये जो मैं लिस्ट निकाला था, आप कहते हैं ये जो पेपर हाँ है, हाँ, ये निकाल पेपर, लें ये वो निकाल सारी वो चीज़ें ही हैं उसमें। निकाल लें दिखाएं, बस देखें अगर कुछ याद आ जाए आपको क्या है। मैं ये सारी पूरी लिस्ट है, और ये अलग अलग उनकी रिपोर्ट्स हैं। मतलब 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो है खाली 2020 की एफएमसीजी की मार्केट की वैल्यू है। 247 बिलियन, ये एक पूरी लिस्ट है जो आप काम कर सकते हैं वहाँ पे। ये अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, मतलब उनकी रिसर्च है। ये आप मुझे दे भी देंगे तो मैं इसको, जैसे फूड डिलीवरी लिखा हुआ है, लैंग्वेज लर्निंग से इंग्लिश सीखते हैं क्या, लैंग्वेज लैंग्वेज ये अपॉर्चुनिटीज़ है ना वहाँ पे। जी जी पढ़ाने, जी जी, तो अपॉर्चुनिटीज़ इंग्लिश हैं। लैंग्वेज वाले जा सकते हैं, उनके पता है जो पढ़ा रहे होते हैं। जी जी लेकिन जी वही जी, वाला आप सीन खुद ना हो बोल जाए कि सकते आप ट्रांसलेटर आप बन रहे हो उनके। हैं। नहीं नहीं, जो सही है कॉम्पिटेंट थोड़ा सा। को वर्किंग स्पेस वाले जा सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, को फ्रेंडली पार्किंग है, डिजिटल है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गया, मोबाइल ऐप आ गया, बहुत सारी है, ये ऑनलाइन सारी ट्रैवलिंग, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। और ये सारी वहाँ अवेलेबल हैं। जी 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 ये जी, अगर ये दे देगा तो हम इसको, आप दे मुझे, दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ये तो आप मुझे कोई। व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो ये लिस्ट ऑफ जी जी, अपॉर्चुनिटी वो साइट पे लगा देगा। वर्चुअल रियलिटी भी आ गया। अच्छा, ये लोगों ने खुद ही दी आप लोगों को, आपको मतलब ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको ये आपने इंटरनेट से जी जी, निकाली? ये उन्होंने आप जो हैं क्या कहते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की इंडोनेशिया की वेबसाइट पे जाएं, आपको रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, ये सारी वो पूरी लिस्ट दे देंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। खाली क्या कहता है कि 47 बिलियन डॉलर जो है वो तो ई कॉमर्स की पेमेंट्स हैं इंडोनेशिया में। 47 बिलियन डॉलर्स दिखाएं की यार, ये जो, हम तो ये सारे असल, मिलके भी नहीं करते हैं अभी मेरे ख्याल से। हमारा इकोनॉमी मेरे ख्याल से अभी 2-3 मिलियन भी नहीं है। हमारा तो आईटी का अभी लास्ट ईयर 1-8 बिलियन पे पहुंचा था, अभी तो मिलियन पे है आईटी। और ये और तहसीन भाई मज़े की बात ये है कि इन्वेस्टर के ऊपर ना कोई टैक्स नहीं है। इन्वेस्टर के ऊपर कोई पर्सनल टैक्स नहीं, कॉर्पोरेट 22% बढ़ रहा है। और एक्सपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट के ऊपर 0 रेटेड टैक्स है। नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 22% पे है इंडोनेशिया में। लेकिन ठीक है। एक्सपोर्ट इकॉनमी, इंपोर्ट की इकॉनमी नहीं है। अच्छा, इंडोनेशिया का ये हमने अपने पोर्टल पे क्यों लिया, क्यों स्टार्ट किया, उसकी वजह ये है, मैं समझता हूँ कि बीइंग अ कंसल्टेंट, अलग अलग लोगों से जब मुलाकातें होती हैं, पाकिस्तान से बहुत बड़ा एक तबका है, 5 लाख ले लो, 6 लाख ले लो, 7 लाख ले लो, भाई दुबई चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, हाँ यही है लेबर बस। कर लो, इलीगल हो जाते हैं, एजेंट्स के चक्कर में पड़ते हैं। $1800 की कंपनी बनती है, 2 दिन में कंपनी बन गई, $1800 का वीज़ा है, 2 साल का इन्वेस्टर का वीज़ा है, कारोबार करें, रेस्टोरेंट खोलें,
पाकिस्तान इंडोनेशिया से झाड़ू इंपोर्ट करता है। अगर आप लोकली झाड़ू जो है वो उसको आप रिटेल में वो कर दें, और एक एक झाड़ू के ऊपर तकरीबन 5,000 इंडोनेशियन रुपया, तकरीबन 1.5 लाख रिंगिट जो है, मलेशिया 1.5 लाख रिंगिट मतलब 1 करोड़ के करीब बन जाता है। आप सालाना जो है कमा सकते हैं खाली अंदर इंडोनेशिया में झाड़ू बेच के। आप नारियल ख़रीदें, नारियल अनलोड करके बेचें। अपने कारोबार की इकॉनमी है कि आप अगर अपना कारोबार करना चाहते हैं। अगर कोई बंदा जॉब के लिए जाना चाहता है कि भाई मैं लेबर हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, मैं जॉब कर लूँगा, जॉब वॉब कुछ नहीं है। 145 पेज की वीज़ा की लिस्ट है जो आप इशू कर सकते हैं। तहसीन भाई ने अपना दफ्तर बना लिया इंडोनेशिया में। मलेशिया में जो मिनिमम एवरेज है तनख्वाह जो होती है वो 1500 मलेशियन रिंगिट से स्टार्ट होती है। 1500 रिंगिट का मतलब तकरीबन $450। ठीक है। मैं इंडोनेशिया में एक दफ़्तर में मौजूद था, तो मैं एक वो मैनेजर का वेट कर रहा था, तो सामने 2 ख़वातीन बैठी थी। मैं उनको तारुफ़ कराया कि मैं कंसल्टेंट हूँ, मलेशिया से आया हूँ, ये वो, आप लोग क्या रिम्यूनरेशन क्या पैकेज होता है। उन्होंने कहा 2.2 जूता मिलियन को कहते हैं, मतलब अच्छा, 2.2 मिलियन इंडोनेशियन रुपये हमारी तनख्वाह है, जो कि क्या 750 जूता रिंगिट। है, मज़े का जूता है यार ये तो। जी जी ये जी, मिलते कहाँ है? ये इंडोनेशिया में मिलते हैं, आप आइएगा इंशाल्लाह ये जी। तो बंदा खाने को भी तैयार है। जी, आप ये पैसे दे के उससे खाना खा सकते हैं जी। कितना बताया आपने इसको? सॉरी मैंने बात काटी मजाक में, क्योंकि जूते का अल्फाज हम लोग जूता जो है ना ना वो जूते एक, पड़ेंगे तुझे, जूता जो है ना वो, ऐसे जूते पड़े तो मज़ा भी आए। जी जी एक जी, जूता कितने का है? एक जूता जो है वो मिलियन को कहते हैं। 300 रिंगिट का एक जूता। मलय में भी जूता कहते हैं और इंडोनेशियन लैंग्वेज में भी जूता कहते हैं मिलियन को, 1 मिलियन। तो ठीक एक है, मिलियन इंडोनेशियन रुपया तकरीबन 300 रिंगिट बनता है। 300 रिंगिट मतलब 18,000 रुपये। ठीक तो है, 18,000 रुपये का एक जूता आपको मिलेगा। मिलेगा जी। ऐसे तो जूते से दुकान भर लें हम अपनी। जी, अच्छा, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री आपने जैसे अभी मैंने 47.2 है, तो वहाँ पे ज़्यादातर फिर इन्वेस्टर्स होंगे इन्वेस्टर बहुत हैं, जापान से, कोरिया से, चाइना से। लेकिन ई कॉमर्स में नहीं है। ये जो जापानीज, जो कोरियंस हैं, ये ज़्यादा इनकी नज़र जो होती है वो कमोडिटीज़ पे होती है। बॉक्साइट है, निकल है, लिथियम है, गोल्ड है, कॉपर है, टिन है। हमारा एक क्लाइंट है 400 कंटेनर सालाना वुड वर्क्स और डेकोरेशन आइटम के इंडोनेशिया से यूरोप एक्सपोर्ट करता है। तो कमोडिटीज़ बहुत हैं। सिनेमन हो गई, जिंजर हो गई, स्पाइसेस हो गई, सेंटीपीड्स हो गए, पेपर हो गया। ये एक्सपोर्ट इकॉनमी है, बहुत अच्छी मतलब कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं कारोबारियों के लिए। और जो मैं आपको बता रहा था 145 पेज की वीज़ा की लिस्ट है। तहसीन भाई ने अपना स्टूडियो बनाया। तहसीन भाई कहते हैं कि भाई मैं अपने डेप्यूटी साहब को इधर ले आऊँ, ज़रा 6 महीने के लिए वो सेटअप करें। तो इंडोनेशिया आपको 6 महीने का वीज़ा देता है आपके डेप्यूटी को। उसकी फ़ीस है $600। आप $600 गवर्नमेंट को देंगे, 6 महीने का वीज़ा। आप कहते नहीं यार 6 महीने का, मैं मुझे 1 साल के लिए अपने डेप्यूटी को बुलवाना है, तो वो डिप्टी साहब की आप जो है $1200, 1 साल की $1200 टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, आप उसको 1 साल के लिए बुला लेंगे। आप कहते हैं यार 3 महीने के लिए $300 टैक्स देंगे, $300 उस पर बुलवा लेंगे आप। बहुत ज़्यादा उधर वीज़ा की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रहने की सस्ता है। जो अपार्टमेंट हमें, जो जगह मलेशिया में हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 रिंगिट की, 500 $400 की मिलेगी, समझे, वो चीज़ हमें $200 का वो चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे। और बड़ा बहुत है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, तो ये बताइए उसकी करेंसी कैसी है जी। कोई और सवाल तो है नहीं हमारे पास कि करेंसी कितनी। मैं कहता हूँ करेंसी रेट, हाँ। करेंसी जो है वो तो मिलियंस में है। तो मैं कहता हूँ भाई जापान की करेंसी क्या, जापान का भी मिलियंस में है, कोरिया की भी। जापान कोई छोटी इकॉनमी है, कोरिया कोई छोटी इकॉनमी है। ये तो डिनोमिनेशन है ना। डिनोमिनेशन क्यों रखी हुई है? गोरों को सस्ता लगता है दुनिया जहाँ में, वो कहते हैं भाई $1 में मतलब खाना पीना सब धड़ाधड़ हो गया। तो ये तो ज़बरदस्त है फिर। ज़बरदस्त हो गया। और सेम कंपनी नेम ही मतलब हम ऑन कर सकते हैं, मतलब इनका कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है कि मतलब हम ऑन नहीं कर सकते? लाइक मेरा कंपनी नेम है डिजिट EMB, तो सेम वहाँ पर ऑन हो जाएगा? अच्छा, तहसीन भाई, मलेशिया में तो सेम हो जाता है। इंडोनेशिया में कंपनी की क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी कंपनी के नाम में 3 वर्ड्स होने चाहिए। 3 वर्ड्स लाजमी है। तो डिजिटल एक वर्ड आप दे सकते हैं, EMB एक वर्ड दे सकते हैं, लेकिन एक वर्ड आपको और चाहिए। 3 खाली वर्ड्स? दो जी, 3 वर्ड्स होने चाहिए। तो डिजिटल एक वर्ड हो गया, EM या आपने एक और, एक वर्ड कर ले, अगर आ, डिजिटल EMP एक वर्ड कर लें तो आगे नहीं। इंडोनेशिया लगा देते हाँ, हैं। इंडोनेशिया लगा दें आप जी। डिजिट EM, वैसे EMB हमारा कैप्स लुक में आता है, EMB एम्ब्रॉयडरी मोनोग्राम बिजनेस। तो आप इसी को जो है वो ब्रेक करके बता सकते हैं। पूरा जो आपने शॉर्ट फॉर्म रखा हुआ है, इसको अगर आप ब्रेक कर दें तो पूरा कंपनी का नाम बन गया ना आपका।
हाँ तो उसको फिर 5 करोड़ कितने आपने बताया था, कितने 50 करोड़ की आबादी, 5 करोड़ की आबादी है, आबादी कितनी बताई थी आबादी 30 करोड़ की, 30 करोड़ की 30 करोड़ की, ऑलमोस्ट तकरीबन 28 करोड़ है। पाकिस्तान की इस वक्त 23 करोड़ आबादी है, हाँ 23 करोड़ आबादी है पाकिस्तान से की। ज़्यादा है पाकिस्तान से ज़्यादा है आबादी के लिहाज से, तो फिर ज़्यादा जी। होगी। और आपने कितने मुझे बताए थे, आबादी के 17,000। लिहाज से चाइना, इंडिया, अमेरिका के बाद चौथे नंबर पे वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में से आता है। और आपने वो कितने बताए थे मुझे, 17,000 को समथिंग सत्रह जजीरे। हजार पाँच सौ जजीरे हैं, 35 प्रोविंस हैं। खूबसूरत है, अल्लाह अकबर। हमारी आवाम तो बहुत सारी जाते हैं, हम लोग बाली जाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं, ब्लू वाटर्स है और पहाड़ है, अल्लाह की शान है। लेकिन कारोबारी लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं समझता हूँ कि हम लोग बीइंग, हमारा रुझान थोड़ा सा अमेरिका कनाडा की तरफ ज़्यादा होता है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कंपनी खोली, मैंने आपको बताया 2 दिन में कंपनी खोल दी, 2 दिन में ठीक है। वीज़ा ले लिया। अब मैं इंडोनेशिया चला गया, मैं जकार्ता में गया हूँ, बैंक में गया हूँ, ब्रांच मैनेजर साहब सामने बैठे हुए हैं, अपने साथ 2 बंदों को भी लेकर गया था। उसी वक्त उन्होंने तीनों पर्सनल अकाउंट्स खोले हैं, उसी वक्त एटीएम कार्ड दे दिया भाई, मशीन में डाल, उसी वक्त सेम टाइम पे, उसी वक्त कंपनी का अकाउंट हमारा खोला, आईडीआर अकाउंट भी खोला है, यूएसडी का अकाउंट भी खोला है। 104 से ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स हैं दुनिया जहाँ के। आप बोलेंगे यार इतने बैंक्स हैं तुम लोगों के पास और इतनी आसानियाँ, मतलब एटीएम मशीन पे मैं गया हूँ, जकार्ता से मैं वापस कुआलालंपुर जा रहा था, तो मेरे पास कुछ इंडोनेशियन करेंसी थी, मैंने कहा इसको वापस डिपॉजिट कर देता हूँ, तो वहाँ पे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी एटीएम मशीन में कैश डिपॉजिट मशीन होती है, कैश डिपॉजिट में। तो जब मैंने कैश डिपॉजिट मशीन में डाला है तो उसने पूछा कि मैं आपके यूएसडी अकाउंट में डिपॉजिट करूँ या मैं आपके आईडीआर अकाउंट में। मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त, यूएसडी में, मैंने यूएसडी पे क्लिक किया। तमाम बैंक्स जो हैं इंडोनेशिया में मनी चेंजर का काम करते हैं, तो उनके रेट जो है ना वो सेम एज जो मनी चेंजर रेट दे रहा है, तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो बस वो यूएसडी में पैसे आ गए। बैंकिंग बहुत आसान है वहाँ पे, और बहुत बैंक्स हैं, मामलात करना आसान है। बैंक ओपनिंग करने के लिए वही फिर पहले कंपनी होनी चाहिए ना, फिर जी जी जी, कंपनी के बगैर वैसे नहीं और कर जी सकते। नहीं नहीं, वैसे नहीं कर और सकते। इस पर वही वाला सीन हम बैठे बैठे ऑन कर सकते हैं इससे, ये जाना पड़ेगा वहाँ नहीं पर। नहीं, आप यहाँ से आपकी कंपनी बन जाएगी, आपके वीज़ा अप्रूवल आ जाएगा, बस आप एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड करते हैं आपके फिंगरप्रिंट्स और वो तस्वीर वगैरह खींचती है, और फिर उसके बाद आप बैंक अकाउंट खोलते हैं आपने अपना। टिकट ट्राई किया पाकिस्तान से इंडोनेशिया का, कितने का होगा? पाकिस्तान से नहीं, मलेशिया से कितने का है आपके पास? मलेशिया तो सस्ता है, 200 और तकरीबन 12,000 रुपये का आ जाता है। क्लाइमेट उसका नॉर्मल रहता है क्लाइमेट? ट्रॉपिकल है तो वो बारिश गर्मी नॉर्मल, ठंड नहीं इम्पैक्ट होती। पड़ता है बिजनेस का? क्योंकि मुझे ऐसा इंडोनेशिया का जैसा आपने बताया ना कि हमारे दिमाग में आता है कि वो गरीब सा मुल्क होगा। नहीं, गरीब है ऐसा नहीं है, नहीं तो यार ट्रिलियन की तो है। ट्रिलियन की वो है, लेकिन उसमें वो मखसूस चंद लोग हैं जो कुछ परसेंटेज है, 30% कह रहे हैं जो अमीरों में से आते हैं, बाकी तो नॉर्मल काम कर रहे हैं। और इंडोनेशिया दुनिया के बड़े ममालिक में से आता है जो सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करता है, तो ये भी है। लेबर ढूंढने में मसला नहीं है? नहीं, लेबर ढूंढने की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेबर तो बहुत है। इथिक्स चेक करें वहाँ के, वो किस तरह के, मतलब इथिक्स से मतलब मेरी कि टाइम पंक्चुअलिटी, आप कितने दिन काम में? करते हैं, ख़वातीन ज़्यादा पंक्चुअल हैं और मर्द हजरात थोड़ा सा उनमें वीकनेस है। लेबर इंसेंटिव है मतलब, ये लेबर्स वगैरह के चैलेंजेस तो नहीं है? नहीं नहीं, लेबर वगैरह का इशू नहीं है। आपने चेक, जी आप जी जी, कितने अरसे रहे अभी तक वहाँ पर? मैं ऑन एंड ऑफ रहा हूँ, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब भी रहे हैं और हमारे कुछ हजरात कारोबार जो वहाँ पे कर रहे हैं जिनसे हमारा लिंक है, तो उनके पास लेबर काम आप करती है। सर्विसेज दे रहे हैं? आपने भी कोई अपना ट्रेडिंग रीडिंग भी स्टार्ट करने का प्लान कर लिया अपना? क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट लिए घूम रहे हैं तो कोई वजह तो होगी। अब ट्रेडिंग तो तहसीन भाई नहीं कर रहा, मैं खाली जो है वो सर्विसेज ही दे रहा हूँ। कल्चर उनका कैसा है, मतलब इस्लामिक कल्चर है? इस्लामिक कल्चर है जी, दुनिया की सबसे बड़ी हज उम्रा की मार्केट है। आप ट्रेवल एंड टूर्स की अच्छा मज़े की बात है, इंडोनेशिया की जो कंपनी बनती है ना, आप कहते हैं मुझे अपना स्टूडियो बनाना है, उस स्टूडियो पे डाल दें, मुझे जो है ना आईटी सर्विसेज देनी है, ई कॉमर्स करना है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग करनी है, मैं तो दुबई से लूँगा अमेरिका भेज दूँगा, वो भी आप डाल सकते हैं। सही है। आपका जो दिल चाहे ना आप कंपनी के मेमोरेंडम में उसकी नेचर ऑफ बिजनेस में डाल सकते हैं कि मैं रेस्टोरेंट भी करूँगा, ट्रेडिंग भी करूँगा, आईटी भी करूँगा, वो सारा आप डालते हैं, अच्छी बात है। जैसे मलेशिया का मैं आपको पहले बता रहा था, मलेशिया में थोड़ा सा कि रिटेल के सेक्टर्स में फिर वो ऑफशोर कंपनीज जो है ना वो एडवाइजेबल नहीं देती, फिर उसके लिए कि हम लोकल जो प्राइवेट लिमिटेड सिंदरी मदरहात कंपनी होती है वो बनानी पड़ती तो है। उनकी टैक्स पॉलिसी आसान होगी आई थिंक, इस वजह से उन्होंने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी ना। वो चाहते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए, मुल्क ग्रो करे, वो बड़ा भी तेज़ी से जो है ना वो बड़ी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से जा रहा है इंडोनेशिया। उसकी रिपोर्ट्स देखें तो सही ना, स्टैट्स उठा देखें, PwC की रिपोर्ट देखें, डिलॉयट की रिपोर्ट देखें, आप इन्वेस्टमेंट की उनकी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट्स देखें, आपको पता चलेगा।
लेबर लॉ वगैरह वहीं जाके पता चलेंगे, या कुछ आप बताना चाहते हैं? अब लेबर लॉज, अब अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा रेगुलेशंस कम है, मामलात करना आसान है, और थोड़ा सा लेबर के मामले में सिमिलर टू पाकिस्तान कर लें आप, जो ये वहाँ ना के करें हैं। यार, जी 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 जी, इस मुश्किल हो तरीके से। जाएगी बहुत ज़्यादा यार, फिर दिल दा टूट जाएगा। पता चल रहा वो बोल रहा है ईद की छुट्टी है आज मेरी, मैं नहीं आऊँगा आज। नहीं, हाँ, जो मुस्लिम, अच्छा, मैं आपको मलेशिया में या इंडोनेशिया में, इन जगहों पे ये थोड़ा सा, हम कारोबारी हजरात बाज़ दफ़े प्रोफेशनलिज्म से हट के ना सेठों की तरह सोचते हैं। हम कहते हैं कि भाई नहीं, आप बैठे हो, सेठ बैठा है तो आप भी बैठे हो। उधर वो कहते हैं भाई हम क्यों बैठे, हमारा एक हाँ, टाइम है, वो अपने टाइम पे उठते हैं, चले जाते हैं। तो एज लॉन्ग एज उनका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफाइन है, कुछ गवर्नमेंट के लेबर लॉज हैं कि आपने मेटर्निटी लीव अगर 3 महीने की है तो भाई 3 महीने की है, आप हाँ कुछ ठीक नहीं है। कर सकते। तो चंद चीज़ें जो प्री डिफाइन हैं, जो गेजेटेड हॉलीडेज़ हैं, जो गवर्नमेंट ने गेजेट किए हुए हैं, वो तो उन्होंने फॉलो करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय उस दिन काम करे, तो गवर्नमेंट के रेट्स डिफाइन किए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी तनख्वाह 1,000 रुपये है, प्रो रेट करके 30 दिन कितनी बनती है, तो जो एक दिन की बनती है, तो आपने पब्लिक हॉलीडे में ईद के दिन आप चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई बाई 3 उस दिन की देनी होगी। तो आप उसको सही। एज लॉन्ग एज आप फॉलो करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह कोई बात नहीं। किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं जो कि आपने देखे हैं? कोई सक्सेस स्टोरी बताना चाहें, या कोई चैलेंज बताना चाहें कि यार ये एक चैलेंज है जो पाकिस्तानियों को वहाँ बहुत नॉर्मली आता है? लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आएगी कि क्या है, वो क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आती हैं, चाहे वो इंडोनेशिया है या मलेशिया है या साउथ ईस्ट एशिया का ये जो रीजन है, लैंग्वेज की वजह से, वियतनाम है, थाईलैंड है, ये वो मिसकम्युनिकेशन या प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से जो ना आते हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं। एक बंदा गया पड़ोस के, उसने खटखटाया, उसने बोला भाई इस्त्री होगी, उसने उसको पिटाई लगा दी, क्योंकि मले में तो इस्त्री वाइफ को कहते हैं, मले में जो सूसू है वो दूध को कहते हैं, हमारे तो कहते हैं भाई सूसू कर लो तुम। तो देखें, कम्युनिकेशन जो है ना, वो थोड़ा सा बैरियर आता है, चीज़ें वो थोड़ा सा सीखनी होंगी, तो फिर आसान हो जाते हैं मामला, फिर आप हर किसी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं इतना। इंग्लिश नॉर्मली यूज़ होती है या नहीं? इंडोनेशिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, मलेशिया में तो है 97%, इंडोनेशिया में नहीं है। इंडोनेशिया में थोड़ा सा चैलेंज आता है, लेकिन लैंग्वेज अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर रहे हैं और आप जापारा फर्नीचर, इन अंदर अंदरूने सिंध, एग्जांपल अंदरूने इंडोनेशिया आप जाते हैं हाँ काम हाँ। करने, तो ज़ाहिर सी बात है आपको फिर वो चैलेंज होगा। लेकिन ट्रांसलेटर्स मिल जाते हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो आपके साथ चल पड़ेंगे और थोड़े से पैसे लेते हैं। और फिर मसाइल थोड़े से हल्के हो जाएंगे। जी जी, हो सकते हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। अच्छा माज भाई, शादी से रिलेटेड मैं सवाल करना चाहता हूँ। जी अगर जी। शादी करके हम वहाँ पर वीज़ा या पासपोर्ट हासिल करना चाहें? अच्छा, शादी से अगर आप शादी करके शादी के रूट को आप लेना चाहते हाँ हैं, तो हाँ। पहले तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि वीज़ा के लिए, पासपोर्ट के लिए शादी ना की जाए। शादी अल्लाह का हुक्म समझ के की जाए कि अल्लाह का हुक्म है, निकाह है, सुन्नत अमल है, अल्लाह को हद से ज़्यादा पसंद है, इसलिए की जाए। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेरी अपनी वाइफ मलेशियन है माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि बहुत कोई कोई शायद अल्लाह को पता नहीं क्या नेकी पसंद आ गई कि अल्लाह ने कितनी अच्छी बीवी दी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। शादी अगर करना चाहते हैं तो उसको शादी के लिए करें, और उसको प्रॉपर तरीके से, मतलब आप कर सकते हैं। इंडोनेशिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अगर आप शादी करते हैं तो आपको पासपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। मलेशिया में शादी करते हैं तो शादी करने के 5 साल बाद आपको पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। मिले ना मिले, या आपका वो 1 साल 2 साल या 6 महीने टाइम जो भी होता है, 5 साल के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट होती है, चीज़ें हैं, आपको मतलब वालदा से, बता दें रिक्वायरमेंट्स, बता देंगे क्या आपको रिक्वायर। शादी के लिए वालिद वालदा से जो है इजाज़तनामा लेना होता है। आप उनसे एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर एक इजाज़तनामा लिखवाएंगे। मतलब मलेशियन से बात कर रहे हैं या पाकिस्तान से बात अब कर रहे मेरे हैं? ख्याल से कहीं से भी, आप मलेशिया की रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। और इंडोनेशिया की भी सेम होगी, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक वो भी अपना रखा हुआ है अपने डाटा वो करने के लिए। तो आप एक इजाज़तनामा लेते हैं और उसको मलेशियन एम्बेसी से अटैच करवाते हैं पाकिस्तान में, और फिर हाँ। मलेशिया चले जाते हैं। मलेशिया में वो फिर इजाज़तनामा जो मलेशियन एम्बेसी ने यहाँ पे अटैच किया होता है, वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी उसको अटैच करती है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मलेशिया की उसको इंडोर्स करती है, और उसके बाद फिर आप इमाम से वक्त लेके और अपनी डेट वगैरह फिक्स करते हैं। उनकी कुछ मेडिकल की टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, HIV के टेस्ट वगैरह की उन्होंने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो टेस्ट करते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों का, और फिर आपकी शादी हो जाती है। तो अच्छी चीज़ है बिल्कुल।
एक अच्छा रूट है, आप उसको ले सकते हैं शादी को। मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में कह रहे हैं आप? जी जी, दोनों में आप कर सकते हैं। विजिट वीज़ा पे जाएंगे जी, तो फिर ये वाला रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ बिजनेस जाके इस्तेमाल कर सकते हैं? विजिट अच्छा। वीज़ा पे आप जाके आप शादी कर सकते हैं, हाँ। एज लॉन्ग एज आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए हुए हो। लेकिन फिर आपको ये होगा कि आपने एग्जिट करना होगा मलेशिया से। आप एग्जिट करेंगे और फिर जब आपकी अप्रूवल निकलेगी तो फिर आप उधर इंटर करेंगे। तो उसकी ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक और बात जो भी हम कर रहे थे, जैसे अगर मैं विजिट वीज़ा पे आया हूँ और उसको मैं चेंज कराना चाहूँ तो चेंज हो जाते हैं उसकी टाइप्स, या नहीं होती हैं? नहीं, मलेशिया में चेंज नहीं होता। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप जॉब करेंगे, विजिट वीज़ा पे आप मौजूद है, एक कंपनी कहती है मैं आपको जॉब देती हूँ, तो ठीक वो है। आपको कंपनी आपको जॉब दे रही है, वो इमिग्रेशन से आपका अप्रूवल लेटर जब तक नहीं निकल सकता जब तक आप मलेशिया में उनके इमिग्रेशन के सिस्टम में एंटर हुए में है। आपको लाजमी है कि आप एग्जिट करेंगे मलेशिया से और अप्रूवल के ऊपर आएंगे। इसी तरह अगर आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो कंपनी तो आपकी खुल जाएगी विजिट वीज़ा पे, लेकिन आपको कंपनी का वीज़ा जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप मलेशिया से बाहर ना हो। मलेशिया में कोई भी ऐसा वीज़ा नहीं है, मैं समझता हूँ, हो सकता है कि कोई हो जो मेरे इल्म में ना हो, कि आपको वहाँ पे विजिट वीज़ा की मौजूदगी में आपका कन्वर्ट हो जाए। आप हर चीज़ की अप्रूवल के ऊपर आते हैं, मतलब आपकी अप्रूवल निकलेगी और फिर वहाँ की उस मुल्क की आपको मलेशियन एम्बेसी जो है वहाँ से आप वीज़ा ऑब्टेन करके फिर आप जाएंगे। अच्छा, इंडोनेशिया में ना हमने एक्सपेंसेस की शायद आई थिंक बात नहीं की कि फैमिली जी, के साथ अगर रहना चाहें तो कितना खर्चा आएगा। फैमिली उसके के साथ सिमिलर, आप जैसे मैंने मलेशिया का जो बताया है तो आप उसी तरह उसको तकरीबन जो है वो थोड़ा सा सस्ता है, 20-25% आप उसको कम कर लें। अगेन स्कूलिंग का मुझे इतना आइडिया नहीं है इंडोनेशिया का। मलेशिया का तो काफ़ी हमारे हजरात के क्लाइंट्स के दोस्त यारों के अहबाब के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका आइडिया है। अब अगर अकेला बंदा है ना, अगर अकेला बंदा है या कपल है, $2000 मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, $1500 तक, आप $1500 हो आपके पास तो आफियत है। जी और आराम से, यानी कि रेंट के साथ और सारे जी, एक्सपेंसेस। रहना खाना पीना बिजली पानी आई थिंक इंटरनेट। फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो 1000-1500 कमा रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑनलाइन ही काम कर रहे होते हैं ना, तो वो तो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तहसीन भाई। एक इंडोनेशिया का जो बॉर्डर है वो ऑस्ट्रेलिया से लगता है, एक इंडिया से लगता है, एक सिंगापुर से लगता है, एक फ़िलीपीन से लगता है, एक मलेशिया से लगता है। इतना बड़ा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। घूमे फिरे पूरी ज़िंदगी भी घूमता रहे फ्रीलांसर तक वो इंडोनेशिया नहीं घूम नहीं, सकता। ज़िंदगी के हिसाब से मैंने हिसाब लगाया था, आपने कहा था 17,000, 500। ठीक है ना, समथिंग जी, वो है। आइलैंड्स हैं। और हमारी ज़िंदगी होती 10,000 के आस दिन के हिसाब से, मैंने दिन गिने हुए हैं। ओह, सही सही। क्योंकि एक साल आपके 350 दिन होते हैं ना, जी तो जी तकरीबन आप लगा लें 10,000 12,000 इतने दिन होते हैं जब जी मेजर आप अच्छे गुजारते हैं फ्रेश लाइफ के साथ। तो जी जी मैंने कहा तो अगर रोज़ भी एक एक जाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में तो सारे आइलैंड भी नहीं देख सकते हैं। जी तो अभी डिसाइड करना पड़ेगा हमें कौन सा है। और इस पे भी आपने कहा है कि जैसे कम्युनिटीज़ वगैरह हमें चाहिए होंगी, जैसे अगर हमने कोई अगर एम्ब्रॉयडरी का काम करना है या जी। समथिंग फ्रीलांसर है, अगर हम ई कॉमर्स के, तो वो फिर उस तरह की कम्युनिटी भी वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती अब होंगी। मलेशिया में तो अच्छी बड़ी कम्युनिटी आपको मिल जाएगी। इंडोनेशिया में क्यों इतना बड़ा है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे स्टैट्स बता रहा था उसके कि शायद 4000 या 5000 बस पूरे इंडोनेशिया में पाकिस्तानी है। और मैं समझता हूँ कि मलेशिया में शायद 50,000 से भी ज़्यादा होंगे। तो वहाँ पे कम्युनिटी एक्सेस बहुत ज़्यादा है मलेशिया में। इंडोनेशिया में थोड़ा कम है लेकिन वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। वहाँ पे अक्सर जो पाकिस्तानी हैं इंडोनेशिया में उनके पास इंडोनेशियन पासपोर्ट्स हैं, तो वो इंडोनेशियन पाकिस्तानी हो गए हैं। पासपोर्ट तो मिल गया ना, डुअल नेशनलिटी आई थिंक अब अलाउ। इंडोनेशिया नहीं अलाउ करता, इंडोनेशिया भी नहीं अलाउ करता, मलेशिया भी नहीं अलाउ करता। डुअल नहीं, मलेशिया तो नेशनलिटी ही नहीं देता, इंडोनेशिया डुअल नेशनलिटी अलाउ नहीं करता, आपको अपनी सरेंडर करनी पड़ती है। पाकिस्तान वाली। जी, पाकिस्तान आई वाली। थिंक तुर्की ने भी यही किया हुआ है। अच्छा। अच्छा, तो मास भाई, अब अगर हम बात करते हैं कि यार, आपने कहा कि अच्छे कंसल्टेंट चाहिए, अच्छा अकाउंटेंट चाहिए, ये कहाँ से मिलेंगे? आप ही से रब्ता कर लें। हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं प्रोफेशनल जो कंपनीज खोल के बैठे हुए हैं, उन लोगों से रब्ता किया जाए, थोड़ी सी उनके ऊपर रिसर्च की जाए, उनकी सक्सेस रेट्स देखे जाए और फिर उनके साथ मामलात किए जाए। नॉर्मली कहाँ से, इंटरनेट से मिल जाएंगे इस तरह के, जैसे जी जी, आपने। ऑनलाइन आप उनको सर्च कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस हो, खाली ऑनलाइन उनकी प्रोफाइल ना हो, कि भाई ऑनलाइन जो है ना वो अपनी वेबसाइट या प्रोफाइल बनाई हुई है और बाकी कोई फिजिकल उनका जो है ना दुकान वुकान उन्होंने नहीं खोली हुई। तो कोशिश ये करें कि कोई भी मामलात करें, वीज़ा के, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हो गई, स्टूडेंट एजुकेशन के हवाले से हो गया, कोई प्रोफेशनल आपने कंपनी सेटअप्स की जो कंसल्टेंट्स हैं तो जिनके साथ मामलात करें जो फ़िज़िकल अपने जिनके पास टीम बैठी हुई है और वो सर्टिफाइड है या किसी के पास लाइसेंस है, किसी न किसी दर्जे में कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके साथ थोड़ा सा मामलात किया करें।
अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे तो क्या आसान तरीका है? आसान तरीका ये है कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे रब्ता कर आप सकते नंबर भी हैं। बता दें अपना, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा अगर जी, जहाँ। तो नंबर रब्ता कर सकते हैं, तो इसमें हम्म, +60 1154201982। ठीक तो इस है। पे रब्ता कर सकते हैं जी, व्हाट्सएप पे। और फेसबुक वगैरह पे भी अवेलेबल है? फेसबुक पे भी कर सकते हैं, कंपनी का नाम FM ग्लोबल मलेशिया के नाम से फेसबुक का पेज है। और इसी तरह ये डब्ल्यू वेबसाइट भी आपकी आई थिंक। जी fmglobalmalaysia.com, FM ग्लोबल अब मलेशिया GLOBALMALAYSIA। हटाना पड़ेगा आपको, जी रीनेम करना पड़ेगा आपको, रीब्रांडिंग जी करनी जी पड़ेगी। जी। अब हमारे आप सेम नाम से कंपनी है, पाकिस्तान में भी, मलेशिया में भी, इंडोनेशिया में भी। सिर्फ इंडोनेशिया में 3 वर्ड्स की वजह से जो है ना वो FMG हमने वो करना पड़ा, क्योंकि वो एक FM को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो एक वर्ड में भी मिनिमम 3 लेटर्स होने चाहिए, तो हाँ। वो इस वजह से। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम पूरा आ जाएगा। हाँ, वो तो फिर हम डिजिट EMB जी इंडोनेशिया ही लगा देंगे ना आगे, जी जी जी। कहानी खत्म तो हो जाएगी। आसानी हो जी। तो आपको तो मसला आ गया। वेबसाइट का भी नाम आपका आ गया, आपके फेसबुक भी आ गया, आपका नंबर भी आ गया। जी अगर किसी को इंडोनेशिया जाना होगा तो भी कनेक्ट कर लेगा, मलेशिया जाना है तो भी कनेक्ट कर लेगा, राइट? लेकिन अभी एक चीज़ यह रह गई है कि अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्टूडेंट बेस पे तो आपने उनको तो कर दिया फारिग। ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है वही आपके साथ कनेक्ट करेंगे, राइट? जी। क्योंकि मेरे भी दिमाग में था यार, स्टूडेंट पे डिस्कशन नहीं किया, अभी मुझे फिर एकदम याद आया, नहीं वो आपने मुझे शुरू में ही रोक दिया था कि स्टूडेंट तो कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तहसीन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया का सिस्टम ऐसा है, कोई छक्के चौके नहीं है। हम्म, हर इंडस्ट्री, हर मार्केट, हर इदारा रेगुलेटेड है। प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, बिल्कुल रेगुलेटेड है। ऐसा नहीं है कि मास का दिल चाह रहा है आज मैं प्रॉपर्टी एजेंट बन जाऊं तो मैंने अपना दफ्तर खुला, प्रॉपर्टी एजेंट बन गया, नहीं। रियल्टर का लाइसेंस लूंगा मैं। 3 to 7% एप्रिसिएशन है, रेंटल इनकम पर स्क्वायर फीट, गवर्नमेंट वैल्यूएशंस है, बैंक की वैल्यूएशंस है। ऐसा नहीं है कि मैंने 50 लाख की चीज़ 1 करोड़ की बेच दी। तो चाहे वो स्टूडेंट हो, जो भी है, मैं समझता हूँ कि चीटिंग फ्रॉड जो मलेशिया में जो लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो मामलात कर रहे हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ। वहाँ पे जिन लोगों के साथ आप मामलात करते हैं, मैं समझता हूँ कि चीटिंग फ्रॉड नहीं है। मुझे तो बिल्कुल आसानी है। आप किसी के साथ भी, एजुकेशन कंसल्टेंट्स बहुत सारे बैठे हैं, सिंपल सा प्रोसेस होता है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट के तौर पे जाना चाहते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से रब्ता करें। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ आपको फाउंडेशन में एक्सेप्ट कर लेगी कि भाई आप फाउंडेशन कर लो यहाँ से, या 2 साल का हमारे पास डिप्लोमा कर लो, उसके बाद डिग्री के लेवल 1 में चले जाओगे। तो उनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप अपने मैट्रिक में किया हुआ है तो मैट्रिक की सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, पासपोर्ट वगैरह यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। यूनिवर्सिटी उसको इवैल्यूएट करती है, ऑफर लेटर इशू कर देती है। जो भी उनकी छोटी मोटी फीस होती है, $300 है, किसी की $150 है, कोई फ्री में कर रहा है, वो आप यूनिवर्सिटी को पेमेंट करते हैं। यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा अप्रूवल लेटर इशू करती है, और आप वीज़ा के ऊपर चले जाते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ जाके अपनी फ़ीस वगैरह पे करते हैं। और एजुकेशन कंसल्टेंट्स भी हैं, और उन जो स्टूडेंट बच्चा जा रहा है, वो उन एजुकेशन कंसल्टेंट्स के साथ काम करे जो यूनिवर्सिटी के पैनल पे मौजूद हैं। ये मेरी ठीक एक है। एडवाइस है। बाकी तो और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो तो फिर ये खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो हाँ, जो ज़्यादातर। पैनल पे नहीं है वो बोलेगा कि भाई मेरी तो मार्केट ख़राब कर दी। तो ऐसा नहीं है, वो लोग भी अच्छे लोग होंगे, हो सकता है अभी पैनल पे ना आए हों। जैसे मेरा भी बड़ा इरादा है कि हमारे पास एजुकेशन, मेरी 2007 में मैंने मलेशिया में एजुकेशन कंसल्टेंसी की फर्म बनाई थी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सोल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव था, UK की कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैं मलेशिया में। तो मुझे आइडिया है। क्यों छोड़ दिया यार? कोई मसाइल हुए? असल में वो इधर एक वो मौलाना साहब है, उन्होंने एक हदीस सुना दी। उन्होंने कहा कि भाई, या उन्होंने बताया ये कि जब झूठ बोल के चीज़ बेचोगे तो जब तक अगले की पोजीशन में रहेगी तो अल्लाह की और फरिश्तों की आप पे लानत रहेगी। तो वो फिर झूठी तारीफ़ें वो हो जाती है ना कि भाई, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना पैसा पैसा है तो ठीक है भाई, 1 लाख रिंगिट 60 लाख रुपए, 2 लाख रिंगिट 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद क्या मिलेगा? एक पीस ऑफ पेपर मिलेगा कि आप ग्रेजुएट हो गए ना, बस। और क्या है भाई, वापस जाओ। मैं ये एडवाइस करता हूँ कि एजुकेशन के हवाले से ख़ास तौर पे, कि अगर आपने पढ़ाई करने जाना है, जो बच्चे अपने बच्चों को मलेशिया भेजते हैं, तो ऐसा ना हो कल को यूनिवर्सिटीज़ कल को मुझ पर अटैक नहीं मारे। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं होता। US वगैरह के लिए कर लें, US के लिए चले जाएं, यूरोप वगैरह चले जाएं, ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़्यादा ग्रोथ है। एज़ कम्पेयर टू मलेशिया। मलेशिया भी अच्छा है, क्योंकि वजह यह है कि आपको UK की डिग्रीज, ऑस्ट्रेलिया की डिग्री जो आप ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, UK में करेंगे, वो आपको ठीक है, जो 1 लाख रुपए वहाँ लगेगा, मलेशिया में 25,000 रुपये में हो जाएगी। लेकिन जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और जो आप काम कर सकते हैं, और काम के बाद जो वीज़ा की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, मलेशिया में वो नहीं है। मलेशिया में आपकी डिग्री ख़त्म हुई, बस चलो ठीक है, वापस जाओ।
सही है, डन। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता हो मलेशिया से रिलेटेड, इंडोनेशिया से रिलेटेड, या आपकी कोई पर्सनल बात जो मैंने नहीं किया आपसे सवाल, कोई भी ऐसी चीज़ का आपको लगता है यार ये चीज़ हमने आज की पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं की, मैं चाहता था यार ये आवाम को पता चल रहा है, या जो मलेशिया के लिए अप्लाई कर रहा है समवन, कि यार ये चीज़ कंसीडर कर लेना, अगर आप मलेशिया के लिए पर आप प्लान कर रहे हो, इंडोनेशिया के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये कंसीडरेशन कर लेना। कोई भी ऐसी कंसीडरेशन जो आपका एक्सपीरियंस कहते हो 18 साल का, कि हम उसको एक कंसीडरेशन दे दें एंड में, क्या, या कोई एंड में अगर नहीं है कोई कंसीडरेशन तो फिर कोई मैसेज ही दे दें आप। मुझे लगता है कोई कंसीडरेशन है नहीं, मेरा ख्याल है सभी कोई ऐसी पूछे। मलेशिया के हवाले से तो नहीं है, इंडोनेशिया तो वैसे ही बहुत आसान है, कोई इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है, बस हर कोई कोई एंड में कारोबार। मैसेज देना चाहे व्यूअर्स को कोई। मैसेज बस ये देना चाहूँगा कि जहाँ पे भी जाएं मुल्क को उसके कानून को फॉलो करें। हमारा बहुत बड़ा तबका आता है और डिपोर्ट हो जाता है। यकीन करें मलेशिया में जहाज़ भर भर के लोग आते हैं, टाई बांध कर आ गए। इमिग्रेशन अफसर ने कहा कि भाई ये टाई खोल के आप दोबारा बांध के देखें, अब उस बेचारे को बांधने नहीं आती। किसी को 4 लाख दे दिया, किसी को 5 लाख दे दिया। जाएं मुल्क के कानून को फॉलो करें, टैक्सेस को पूरा करें, ओवर स्टे ना हो, जो वीज़ा जिसकी चीज़ का दिया हो। किसी कोई भी मलेशिया में आज़ाद वीज़ा नहीं होता तहसीन भाई। ठीक है। लोग मुझे बोलते हैं, कोई बहरीन से फ़ोन करता है, कोई सऊदी से फ़ोन करता है, भाई आज़ाद वीज़ा, आज़ाद वीज़ा। कोई आज़ाद वज़ाद नहीं है, आप कंपनी के अंडर में होता है और जिस कंपनी का वीज़ा दिया हुआ है उसी कंपनी में काम करना है। दूसरी कंपनी में पकड़े जाएंगे, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जब भी आए सोच समझ के अल्लाह से मांगें, इस्तिखारा करें, मशवरा करें, माइंड को क्लियर रखें। इनफ फंड्स आपके पास होने चाहिए। किसी भी कारोबार के लिए कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या बता देता हूँ। जी जी। 2020 में मैंने एक ऑफशोर कंपनी एक साथी की इनकॉर्पोरेट की, ठीक है। उस वक्त जो कानून था ऑफशोर का, वो कानून ये था कि आपके पास टैक्स के 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएं और ऑडिटेड अकाउंट्स का जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर 3% आप टैक्स पे कर दें। सिंपल। अगर ठीक है। ऑडिटेड अकाउंट्स में ऑडिटर ने 1 लाख नेट प्रॉफिट बताया तो 3,000 रिंगिट मैं टैक्स दे दूंगा। या फिर आप ऑडिट ना करवाएं, मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाएं अपने खुद ही और 20,000 रिंगिट लमसम दे दें। तो 20,000 रिंगिट भी ज़्यादा नहीं है। स्लम्बर्जर, पेट्रोनास, हेलीबर्टन, बड़ी बड़ी दुनिया जहाँ की ऑयल एंड गैस, इंश्योरेंस, ये वो कंपनीज मौजूद हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए वो भी लमसम दे दो भाई। 2021 में फेडरल गैजेट आया, बजट आया। उन्होंने कहा कि अब ये कंपनीज 3% में जाएंगी। जितनी भी जनरल ट्रेडिंग कंपनीज हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग करनी है, इंडिया से धागा खरीदती हैं, पाकिस्तान बेचते थे, मलेशिया बेचते हैं, चाइना से ख़रीद के अमेरिका भेज दिया, ये सारी जनरल ट्रेडिंग कंपनीज 24% इस कानून के तहत, ITA 1967 के तहत यहाँ पर टैक्स सबमिट कराएंगी। तो वो मेरे पास है। उन्होंने कहा ये क्या? तो कहने का मकसद ये कि कानून को देख लें, अच्छी तरह रिसर्च करके सवालात आपके पास होने चाहिए, अपना माइंडसेट क्लियर हो और फिर फैसला लिया जाए। ऐसा नहीं है कि बस परेशानी आ रही है तो बाज़ दफ़े वो जो होता है ना, वो बैकफायर मार देती है आपकी इन्वेस्टमेंट और आप उठा के चले तो जाते हैं कि यार ठीक है मलेशिया का वीज़ा हो गया या इंडोनेशिया में हमारी कंपनी हो गई वो। लेकिन कभी कभी वो फिर मुश्किल हो जाती है कभी क्योंकि ऐसा भी होगा किसी ने रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं और आपको बोला है नहीं नहीं ठीक है, या कभी आपसे कोई गलती हुई हो, या किसी ने कुछ गलत डॉक्यूमेंटेशन भेजा? मैं चाहता हूँ कुछ एक आध की असल केस में स्टडी आ जाए जी कोई। हाँ जी, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और ये सारे ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई और एप्लीकेशंस की डॉक्यूमेंटेशन में लोगों को असिस्ट करते हैं। शुरू शुरू में होता है, लोग थोड़ा सा, मेरे पास एक CV आया, उसने बोला मैंने डिज्नी के लिए काम किया, वॉल्ट डिज्नी के लिए, और NFTs और पता नहीं क्या CV था। CV हो गया, कंपनी कॉर्पोरेट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जब उसकी एप्लीकेशन सबमिट करानी थी, मैंने कहा आप ये जो डिज्नी में, वॉल्ट डिज्नी में काम किया और इसके लिए काम किया, ये इनके एक्सपीरियंस या कोई भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दें। ये तो है नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं है, आपने तो काम किया, वो ये था वो था। फिर उसको वो फिर मुश्किल हो जाती है। तो थोड़ा सा मशवरे के साथ चला जाए तो कंसल्टेंट होता है, जैसे लॉयर होता है, डॉक्टर है, ये थोड़ा डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, अकाउंटेंट्स हो गए, ये थोड़े से आपके पास अच्छे होने चाहिए। इनको करीब रखा करें, जैसे बीवी होती है तो मशवरा उनसे कर लिया करें। कोई चीज़ छुपाएंगे चीज़ें वगैरह तो फिर आगे जाके उनको मुश्किल पेश आती है चैलेंजेस फिर। में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया माज भाई आपका यहाँ आने का। और कोशिश की है मैंने कि मलेशिया और इंडोनेशिया के जितने सवाल मैं कर सकता था वो मैंने किए, और आई होप कि आपने उसके जवाब भी पूरे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।